बात करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जब हम डिस्कशंस करते हैं या पॉलिटिकल साइंस को हम अपने मरहुज़े खातिर लाते हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पेपर्स में अच्छा स्कोर करें। देखें, अगर आपको एक अच्छे ग्रुप में एलोकेशन चाहिए ना, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि आपके एटलीस्ट 700 प्लस मार्क्स ज़रूर आए सीएसएस में। ठीक है। अब 700 प्लस कैसे मार्क्स आ सकता है, मैं आपको वो बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके पास आ जाते हैं कंपलसरीज। अच्छा, कंपलसरीज के बारे में ना एक कहावत है, कंपलसरीज आपको पास करवाते हैं, दैट्स इट। कंपलसरीज का काम ये होता है कि वो ना आपको पास करवाते हैं। आपके जो बेसिकली नंबर आते हैं ना, आपके जो नंबर आते हैं वो आते हैं आपके ऑप्शनल्स में। पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कंपलसरीज में जो आपके पास एक रेशो रहती है ना, ऐसे पैसे की 40 और 40 हो गए, ठीक है, 80 हो गए। बाकी आपके पास दूसरे जो सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें आपके पास कोई 65 की आप रेशो नहीं लेकर चलने वाले, आप 50 से 55 की रेशो तक जाएंगे, दैट्स इट। मैं आपको एक फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूँ, अभी करंट पेयरिंग के बारे में बताऊं। जनरल साइंस में कोई अच्छे नंबर नहीं आ रहे, करंट अफेयर्स में कोई बच्चे अच्छे ले लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में ले लेते हैं, इस्लामियात में फिर थोड़े बहुत कम आ जाते हैं। सो आपके पास यही पेस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चार सब्जेक्ट्स में 60 आ गए तो 260 हो गए, और 80 ये आप काउंट कर लें, तो कितने मार्क्स करीबन आपके पास हुए? 260 और 80 को जमा करें तो कितने बनते हैं? 340। अभी भी पास होने के लिए आपको 360 नंबर, यानी अच्छे एलोकेशन हासिल करने के लिए 360 नंबर चाहिए। और ये 360 नंबर स्टूडेंट्स तभी आएंगे जब आप अच्छे ऑप्शनल्स को चूज करेंगे और हर ऑप्शनल में एटलीस्ट अपनी 60 की एवरेज बनाएंगे। 65 की एवरेज वैसे आपकी एक होनी चाहिए, जो टॉपर्स भी नहीं बना पाते, खैर। लेकिन आपकी एटलीस्ट 60 की एवरेज अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, हाँ जी, अगर आप 60 की एवरेज मेंटेन करके चलते हैं, तो इस सिनेरियो में आपके फिर यही 360, उसी सिनेरियो में 700 का आप थ्रेश होल्ड टच कर सकते हैं। ठीक है। सो अब अच्छे नंबर हासिल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप सब्जेक्ट्स अच्छे चूज करें। ठीक है। अब इसी में ना आपके पास जो दो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं जी, एक आपके पास होता है आईआर, एक आपके पास होता है जी पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, किसी को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है, बेहतरीन है जी, आईआर भी पॉलिटिकल साइंस भी बड़ा बेहतरीन है। लेकिन अगर हम 2025 के ट्रेंड की बात करते हैं ना, दोनों 200 नंबर के पेपर्स हैं, ये भी 200 नंबर का है, ये भी 200 मार्क्स का है। अच्छा, जब हम पॉलिटिकल साइंस के 2025 की यानी मार्किंग ट्रेंड की बात करते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी इस बारे में पता है कि हम सब ने ये जूम किया था कि पॉलिटिकल साइंस हिट हो रहा है और कंटिन्यूसली हिट होता रहेगा। लेकिन मसला यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस हिट नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस अच्छे नंबर दे देता है। मेरी बात समझ आ रही है? जिसमें अभी 2025 के ट्रेंड के मुताबिक हमें ये चीज साफ साफ समझ आ जाती है हसीन, कि नंबर बड़े अच्छे पॉलिटिकल साइंस दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट एक ही साल अच्छे नंबर देता है। जब एक सब्जेक्ट आपके पास एक साल अच्छे नंबर देता है, तो करीबन वो 3-4 साल उसके कहीं नहीं जाते अच्छे नंबर में। अब पॉलिटिकल साइंस जब आपके पास स्टूडेंट्स क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आएगा, तो उसमें भी पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप में से कोई 2027 वाला बच्चा है, वो कहता है सर जी क्लस्टर सिस्टम आ जाएगा, तो फिर तो हम रहने देंगे। ठीक है। अब याद रखिएगा कि क्लस्टर सिस्टम में भी आपका पॉलिटिकल साइंस तो होगा। तो इस वजह से पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट चूज करना, वो बड़ा ही आपके लिए एक बेहतरीन सिनेरियो रह जाता है। ठीक है। अच्छा, वो बड़ा ही बेहतरीन आपके पास सिनेरियो रह जाता है ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। ठीक है। अब इसमें आईआर अगर आप चूज करते हैं अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, तो स्टूडेंट्स आईआर जस्ट लाइक करंट अफेयर्स है। ठीक है, याद रखिएगा आईआर के दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। पेपर टू बिल्कुल करंट अफेयर्स वाला है। ठीक है। पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन भी अगर आप आईआर चूज करेंगे, तो आईआर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आईआर में आपको अकोमोडेट कर लूंगा, वो तो मसला नहीं है। लेकिन आईआर थोड़ा सा जो है मार्किंग ट्रेंड में कम है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस 130 140 प्लस भी सिक्योर इस दफा स्कोर बच्चों का देखा गया है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर हासिल करना है, तो एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकती है कि हम जो अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड जा रहा है उसके साथ जाए। अच्छा, अब यहां पर ना एक और चीज आती है, बहुत से कुछ नए मेंटोर्स आते हैं, कुछ नए बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर जी पॉलिटिकल साइंस तो अच्छे नंबर दे रहा है, तो हमें ना हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करनी। हर्ड मेंटालिटी समझते हैं ना, भेड़ चाल हमने फॉलो नहीं करनी। अजी सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं तो हमने पॉलिटिकल साइंस रखी, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस हमें चूज करके अच्छा स्कोर दे सकता है, तो देन वी शुड गो विद इट। अगर हमारा एप्टीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड अगर नहीं भी है,
थोड़ा बहुत कमजोर भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट, अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप खुद ही इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कितना आसान सब्जेक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, एक चीज समझिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस याद रखिएगा जस्ट लाइक पाकिस्तान अफेयर्स है। अब अगर आप में से किसी ने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा है या पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में चीजें समझते जानते पूछते हैं, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत ज्यादा आपको अपडेट्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती। आपका रट्टा सिस्टम भी पाकिस्तान अफेयर्स में चल जाता है। क्यों किन्जा, ऐसा है कि नहीं? मुझे जरा ये तो बताएं। फिजा, आर यू इन द क्लास? मुझे जरा आप भी बताइएगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स में जो है ना, आपका रट्टा सिस्टम टू एक्सटेंड चल जाता है, नंबर अच्छे फिर भी आ जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स जो है ना, एक एवर चेंजिंग सब्जेक्ट है। क्यों आशा, ऐसा है या नहीं? तो करंट अफेयर्स अगर आपका, अच्छा, अगर आपका एप्टीट्यूड बड़ा बेहतरीन है, करंट अफेयर्स बड़ा तगड़ा है ना, तो देन यू शुड गो विद IR, आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी मसला ये आ जाता है साइमा, कि मार्किंग कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपका पाकिस्तान अफेयर्स से इतना अच्छा है, तो देन आप पॉलिटिकल साइंस के साथ जा सकते हैं, नंबर अच्छे आ जाएंगे उसमें आपके। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल मार्किंग ट्रेंड के बारे में? क्यों चूज करें जी पॉलिटिकल साइंस को? मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस को क्यों चूज करना चाहिए। रीजन सबसे पहला आपके पास यहां पर यही आता है कि पॉलिटिकल साइंस आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 2025 के मुताबिक। एंड इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो आपके पास आने वाले सालों में भी पॉलिटिकल साइंस 1-2 साल जो है अच्छा स्कोर आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके से अच्छा स्कोर पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड करता है, तो फिर आई थिंक इट्स अ स्मार्ट अप्रोच कि हम पॉलिटिकल साइंस के साथ ही मूव कर जाएं, ठीक है। कोई अगर यहां तक आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर यही चीजें जी बताई गई हैं कि पॉलिटिकल साइंस को क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले जी स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा बेहतरीन चाह रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, याद रखिएगा आपको पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस दो अल्फाज से मिलकर बना है सादिया, ठीक है। पॉलिटिकल और साइंस। सादिया, मैं एक दफा ये बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन देता हूं। पॉलिटिकल साइंस जो यहां पर आपके पास लफ्ज है, यहां पर सबसे पहला जो इसका एक वर्ड है, दैट इज पॉलिटिक्स। अच्छा, ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स का मतलब है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट को स्टडी किया जाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड थियरीज को स्टडी किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट्स को स्टडी किया जाता है, लाइक पावर हो गया, लाइक जुडिशरी हो गया। यानी एक ऐसे सिस्टम को जिसमें आपकी स्टेट की बातें की जा रही होती हैं। आसान अल्फाज में बताता हूं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टेट की बात की जाती है कि स्टेट क्राफ्ट आपने किस तरीके से लेकर चलना है, यानी स्टेट को, मुल्क को कैसे मैनेज करना है, उसे कहा जाता है पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स, ठीक है। साइंस से मुराद होता है एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक स्टडी, याद रखिएगा, ठीक है। डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास, जब पॉलिटिक्स का मतलब हुआ आशा कि गवर्नमेंट या स्टेट को रन करना, ठीक है, और साइंस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब है, क्या मैं कह सकता हूं कि आपने गवर्नमेंट को कैसे रन करना है या स्टेट को कैसे रन करना है, उसकी स्टडी को कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं ये बोल सकता हूं? जी, बच्चे हमारे पास माशाल्लाह से अच्छे बैठे हैं तादाद, लेकिन अब कुछ बच्चे सो रहे होते हैं, कुछ जाग रहे होते हैं। तो मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी, थोड़ा अटेंटिव होकर बैठे, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस में क्या किया जाता है कि स्टडी किया जाता है स्टेट्स कैसे फंक्शन करती हैं। अगर कोई स्टेट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, तो उसके पीछे रीजंस देखे जाते हैं, थियोरीज देखी जाती हैं, आइडियाज देखे जाते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से स्टेट को रन कर सकते हैं। क्लियर है जी? सो ये पॉलिटिकल साइंस का एक मीनिंग है। स्कोरिंग ट्रेंड आपको मैं बता चुका हूं। अब पॉलिटिकल साइंस में आपके पास, ठीक है, ये सादिया कोई क्वेश्चन है आपका? बताइएगा। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था कि अगर 200 मार्क के पेपर को हम लोग सिर्फ 4-5 क्लासेस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स के पेपर को आप 4-5 लेक्चर्स में तो कवर नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूँ। आपका पेपर 1-4-5 पेपर यानी जो है ना लेक्चर्स का होगा, और इसके पीछे रीजन, अभी फिलहाल ये प्लान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बताने की कोशिश मैंने स्टार्टिंग में भी की है। फिलहाल अभी संडे को लेक्चर हो रहा है, ठीक है। जो पिछले साल के मेरे अगर कुछ आप में से स्टूडेंट होंगे, तो उन्हें पता है, स्टार्टिंग मैंने वो भी जो है संडे से ली थी, बट देन वी मूव टूवर्ड्स डेली।
अब 100 नंबर के अभी भी पॉलिटिकल साइंस एक या नेक्स्ट वीक से ही आपका डेली भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, या वीक में 3 से 4 दिन मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज के 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट को फिर हम इतना कम टाइम क्यों दे रहे हैं, 100 नंबर के ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 100 नंबर के जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरे तीसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके पास हमारे पास जरा टाइम पीरियड ज्यादा है, ठीक है। टाइम पीरियड से मुराद है वो डेली लेक्चर हो रहे हैं, थोड़ा सा हम आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स और छोटी से छोटी बारीकी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि इसे थोड़ा कंडेंस किया जाए। बट स्टिल ये नहीं आपने समझना कि ओहो जी सर ने कहा 200 नंबर के सब्जेक्ट को 4 लेक्चर्स में खत्म करवा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास पहले 2 लेक्चर्स स्पीड के मुताबिक हो सकते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन आप सबका प्रेशर था, आप सबको पता है, सादिया आपने ही और दूसरे भी सारे स्टूडेंट्स देवर अ लिटिल बिट देवर डेली क्वेश्चनिंग मी कि सर पॉलिटिकल साइंस या मेजर सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ओके जी, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑन संडेज एज वेल। सो जैसे ही मेरे सेशंस थोड़े से, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस इज अबाउट टू फिनिश, जीएसए इज अबाउट टू फिनिश, तो फिर इन सब्जेक्ट्स को उसमें इंटीग्रेट कर दिया, यानी पॉलिटिकल साइंस को डेली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और जब डेली इंटीग्रेट किया जाएगा फिर इसमें और बारीकियों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये सारे जो आपके पास, मैं आपको बताता हूँ कि जो थियरिस्ट है ना, बच्चे थियरिस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इनके आइडियाज बड़े सीधे सीधे से हैं, मैं आपको एक फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूँ, इतने मुश्किल आइडियाज नहीं है इनके, इनके आइडियाज बड़े सीधे सीधे से, और थियरीज भी इतनी नहीं करनी, बच्चों ने पता नहीं कितने कितने फिलोसफर्स तैयार किए होते हैं, इतने नहीं करने, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट बच्चों को नहीं आते, मैं भी आपके सामने सिलेबस शेयर करता हूँ, उसमें फिर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो इस वजह से फिर ये है कि आप थियरिस्ट के ऊपर थोड़ा कम भी टाइम दे दें, चल जाएंगी चीजें, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन जो आपके पास आइडियाज हैं, आइडियाज के ऊपर जरा थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें हम डेली के ऊपर स्टडी कर लेंगे। खैर, पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करता है, हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं तो इसी के थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग होती है जी, करंट अफेयर्स में भी, ठीक है, ये ओवरलैप करता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी ओवरलैप करता है, ऐसे में भी हर साल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक ना एक ऐसे आ जाता होता है। सो अगर पॉलिटिकल साइंस पे आपकी बहुत ज्यादा मास्टरी है इफ्रा, तो आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस 100% ओवरलैप करता है, ठीक है। दूसरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर माइनरली पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करता है, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग की वजह से भी अगर हम पॉलिटिकल साइंस मुकम्मल करते हैं तो इन द लॉन्गर टर्म करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे में हमारे पास ज्यादा आइडियाज हो जाएंगे। और इवन आपको एक बात बताऊं, प्रेसी में भी ये कभी कभी हेल्प कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प लाजमी इसमें करेगा, ठीक है। फिर जी आपके पास कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया जी, ये प्लेटो साहब की थियरी आ गई, ये प्लेटो की कुछ थियरीज आ गई, ये आपके पास एरिस्टोटल की थियरीज आ गई। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ना अंडरस्टैंडेबल सारे बहुत ईजी हैं, ठीक है। आपने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते जाना है, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, हर चीज मैंने इसमें ऐड ऑन की हुई है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, बात खत्म। अंडरस्टैंड करने के बाद याद कर लेंगे, आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको कुछ एडिशन करना होगा यू कैन मेक, ठीक है, क्वालिटी एडिशन इज ऑलवेज इनकरेज, लेकिन अगर आप इन्हें भी करते हैं तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा स्कोर 130 प्लस 140 प्लस में क्लिंच कर सकते हैं। सो ये इस सर तरीके से कंसेप्चुअल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे, और इसका पॉलिटिकल साइंस का होता ही कंसेप्ट है। फिर क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो पेपर बड़ा रिपीटेड आता है, कैन यू बिलीव इट कि मैं आपको अभी 2 से 3 ऐसे सवाल पॉलिटिकल साइंस में बता सकता हूं जो कि रिपीट होने ही होने हैं, कैन यू बिलीव इट। फाशिज्म, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, कौन है जी मेरा पुराना जो स्टूडेंट है, जो जिसने लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, कोई है आप में से एनीबडी, कोई हो जिसने कोई लेक्चर शेक्चर लिए हो थोड़े। साइमा, साइमा मैंने आपको, ओके, साइमा 2025 का अगर हम पेपर देखते हैं तो निम्रा आप भी, 2025 के पेपर में 10 नंबर का एक नोट आया, वुमेन एम्पावरमेंट, आपने देखा होगा, यस सर, आया हुआ है। आया था। मैंने आपको वो पहले ही करवा दिया था या नहीं, 3 4 महीने पहले, ठीक है। बताने बताने का मकसद पता है क्या है कि आई एम नॉट some type of I don't have some powers or anything like this, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर बड़ा जो है ना आपके पास प्रिडिक्टेबल होता है। फाशिज्म जी एक आइडियोलॉजी आ सकती है, ठीक है, बच्चे मार्क्सिज्म याद करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फाशिज्म एक कर लें इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप देखें तो प्लेटो और एरिस्टोटल का कंपैरिजन ये लाजमी आपके पास 2026 में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं, ठीक है। सो ये आप लाजमी करेंगे, सो पेपर आपके पास ना हसीब बड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दिस प्रिडिक्टेबिलिटी, पेपर 2 को आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है, यूके यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी आता है, ठीक है। आपके पास पाकिस्तान का आ सकता है, चाइना का आ सकता है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास 3 4 लाजमी आते हैं।
तो पेपर क्योंकि आपके पास प्रेडिक्टेबल है, आपको सारा सिलेबस नहीं याद करना पड़ता। वैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, आईआर से ज्यादा वास्ट है, लेकिन आपको क्योंकि सिलेबस प्रेडिक्टेबल है, पेपर प्रेडिक्टेबल होता है, तो इस वजह से आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, सो यही यहाँ पर चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। फिर फर्दर मोर जी इसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल है, अच्छे नोट्स अवेलेबल है, पास्ट पेपर के सोल्यूशन अवेलेबल है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस कवर अप करना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यानी ये एक आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कि आपकी स्टेट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। और उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं ना, और पास होने के बाद जब आपका इंटरव्यू फेज आता है, तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू फेज में फिर आपकी बहुत हेल्प करता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जी, आपकी स्टेट क्यों फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपर्ली, बताइए। ठीक है, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। सो इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स आपको पॉलिटिकल साइंस आपके इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प करती है, एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग आपके लिए इंपैरेटिव हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंस की आप अंडरस्टैंडिंग जरूर हासिल करें। इवन कोई बच्चा आईआर में भी जाता है ना, मेरी बात समझिएगा, वहां पर भी पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा सेक्शन उन्होंने रखा हुआ है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। इस वजह से पॉलिटिकल साइंस मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें अच्छे नंबर आए हैं। सो हमने अगर इसके अच्छे नंबर आए हैं तो साल 2 साल अच्छे नंबर आते रहेंगे, तो हम भी बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, बट यू कैन डू दिस। तो आप कर सकते हैं, और आप अच्छा यहाँ पर सिक्योर अपने मार्क्स को कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं जी स्टूडेंट्स आपके पास पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की जाने। यहाँ तक समझ आ रही है जो मैं राम कहानियां आपको बता रहा हूँ? राम कहानियां ही है जी ये सारी, बट समझ आ रही है? मुझे बताइए जरा सारे। यस कोई सर। आपको कोई जी सर। दुविधा है जी, कोई सवाल है? सादिया, कोई इफ्रा, आपका फिजान क्लास में है, मुझे बताइए। जुनैरा पुत्र, समझ आ रही है चीजों की? अच्छा जी, आप पॉलिटिकल साइंस की ना मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मुझे आप में से पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन कौन बताएगा? अपने अल्फाज में बता दें, टूटे फूटे अल्फाज में, ताकि मुझे एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो रायगा नहीं किसी तरीके से भी गया। जी स्टूडेंट्स, एनीबडी हु वुड लाइक टू टेल अस? सर अगर आप पेपर देने जाएंगे खुद, तो आप इसी मटेरियल को पढ़ेंगे? हाँ 100%, मैं तो यही पढ़ूंगा। मैंने तो ये मटेरियल भी तैयार अपने नोट से किया है, मेरे 147 मार्क्स से पॉल साइंस में। ठीक है, तो ये मैंने तैयार भी वहां से ही की है। मैं आपको अपने इवन नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। मेरे हैंड रिटन नोट्स इवन जीएसए के भी मैंने आपको सेंड करने हैं, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली 100% मैं इन्हीं से ही तैयार करूंगा। और मैं मटेरियल अभी आप जब खुद पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि यही मटेरियल आपको दूसरों से कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। ठीक है, सो अ डिटेल्ड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ स्टेट कैन फंक्शन, कोई मुझे वर्बली बता सकता है? 147, 147 सर सर जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी है कि किस तरह एक स्टेट को फंक्शन किया जा सकता है और किस तरह रन किया जा सकता है। ठीक है जी, कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट से रिलेटेड मामलात को हम देखते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा जी, अब आते हैं जी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की जाने। पॉलिटिकल साइंस में ना स्टूडेंट्स आपके पास ना दो पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, होते हैं। एक होता है जी आपके पास पेपर 1, ठीक है, एक होता है आपके पास पेपर 2। अगर आप देखें तो पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स पेपर 1 में आपके पास जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, ठीक है, वो आपके पास होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, और आपके पास होता है जी इस्लामिक मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप देखेंगे कि वो हो जी, ये तो सवाल ही बड़े कितने, ये फिलोसफर हैं। प्लेटो एक फिलोसफर है, इसकी आगे से 3 4 थियरीज हैं, बहुत ज्यादा है। एरिस्टोटल एक फिलोसफर है, इसकी पता नहीं कितनी थियरीज हैं। मैकियावेली की कितनी थियरीज है, मोंटेस्क्यू है, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट, मिल, बेंथम, हेगल, मार्क्स, लेनिन, माओ, ग्रामची, कार्ल पॉपर, पेरी हो गया, जॉन रोल्स हो गया, फ्रांसिस फुकुयामा, फोकल, डेरिडा हो गया आपके पास, क्रेगी आर्ड हो गया, जीन पॉल सटायर हो गए, जॉन पॉल सटायर आपके पास हो गए, और ये पता नहीं क्या मुश्किल सा नाम है। अब इतने ज्यादा फिलोसफर्स और इनकी आगे से थियोरियां भी आप याद करने पे जाएंगे, टाइम लगेगा कि नहीं? सादिया जरा खुद बताइएगा। सो इस सिनेरियो में ना हमारे पास एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं जी पास्ट पेपर अप्रोच। ठीक है, पास्ट पेपर एनालिसिस भी जिसे हम अक्सर प्यार से कह देते हैं। मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपके साथ ना शेयर करता हूं, ताकि आपको ना चीजें अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप पास्ट पेपर एनालिसिस को, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है 2024 तक का बना हुआ है, 25 क्या, मैं आपको साथ साथ अपडेट इसमें करता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा पास्ट पेपर, जस्ट अ मिनट जी एवरीबॉडी। अच्छा, पास्ट पेपर्स के बारे में अगर आप देखें ना, तो पास्ट पेपर्स में आपको पता है इतने फिलोसफर्स आए नहीं हुए। आपने पास्ट पेपर्स अगर देखने भी है ना, तो 2016 से ऑनवर्ड्स देखिए। पास्ट पेपर्स में देखें तो वेस्टर्न फिलोसफर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न फिलोसफर्स में सबसे पहले देखिए तो कौन सा एक रिपीट होता है? प्लेटो।
प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बाद मैकियावली, मैकियावली के बाद आपके पास है जी मंटेस्क्यू भाई साहब, मंटेस्क्यू के बाद आपके पास हॉब्स, लॉक एंड रूसो, हॉब्स, लॉक एंड रूसो के बाद आप देखें तो कोई भी आपके पास फिलोसफर रिपीट नहीं होता। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। यहां पर यानी उसके बाद वेस्टर्न की तरफ अभी अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स सर ये जब आए नहीं हुए ना कभी? हम नहीं आए नहीं हुए, पेरी पे कोई नहीं सर, सवाल नहीं, ये लॉज कोई पे भी कोई मैंने नहीं सवाल देखा इनमें से पास पेपर नहीं, में। फ्रांसिस फुकुयामा पे कोई सवाल नहीं, फोकोल्ट पे कोई नहीं, दरिदा, परक्रेगियार्ड, इन्हें गोली मारे। अब इन्हें पढ़ के आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? जो चीज आपके पास पिछले 10 साल से नहीं आई, 12 साल से नहीं आई, आपको लगता है वो 11वें साल आ जाएगी? खुद जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, पास्ट पेपर्स को आप खुद देखिए, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें पता ये चलता है कि पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स में हमें कोई इतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी ने जरा गिनती कर लेते हैं कि कितने हमने करने हैं। सबसे पहले आपके पास आगे जी प्लेटो, ठीक है, यहां पर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आपके पास आ जाते हैं जी सबसे पहले प्लाटो भाई साहब, ठीक है, एक हो गए। अब आपने गिनते जाना है। प्लाटो के बाद एरिस्टोटल हो गए, ठीक है, एरिस्टोटल के बाद 3 हो गए, मैकियावली, मैकियावली के बाद मंटेस्क्यू हो गए, 4 हो गए, ठीक है, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो हो गए। कितने हो गए जी आपके पास टोटल? 5 हो गए ना, राइट? जी सर, 5 और ये हो हॉब्स, गए। लॉक और रूसो तो मिलते भी है बहुत आपस में, पांच, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना इनका। ठीक है, 5 फिलोसफर्स हो गए, ऐसा ही है? बताइएगा मुझे, गिनती मेरी सही है? सादिया, सर किंजा, 7, सर 7। 7 हो गए, बिल्कुल 7 फिलोसफर्स हो गए। आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप कितना अटेंटिव। 7 फिलोसफर्स करने हैं अभी। अब आपका ना यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, सर जी फिलोसफर तो 7 हो गए, अब हर एक एक फिलोसफर की तो 10-10 थियरीज हैं, अब वो 10-10 थियरीज हम याद करें? तो स्टूडेंट्स इसमें भी सवाल आंसर है जी नहीं। पता है क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चीज को अगर आप इस चीज का जायजा लगाएं तो यहां पर आप देखें तो प्लाटो की अगर हम बात करते हैं ना, प्लाटो की बड़ी थियरीज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 आई हुई हैं। तो हम वो 3-4 को ही कवर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। एरिस्टोटल की बहुत ज्यादा थियरीज हैं, लेकिन एरिस्टोटल की सिर्फ एक आई हुई है जी, सिर्फ हमने वही एक कवर करनी है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखें जी, यहां पर भी 2016 में ही आया, 2021 में क्या आया जी? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, एक ही बात है। 2023 के स्पेशल में भी यही प्लेटो और एरिस्टोटल का कंपैरिजन आ गया, ठीक है। ये कंपैरिजन पे यहां पर हमारे पास एक और नई डोमेन ओपन होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर भी आपके पास क्या आ गया कि ये जो 2024 में आपके पास सवाल आया हुआ है, 2024 में भी आपके पास इस पे प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो पर सवाल आया हुआ है, और ये भी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ही है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास एक ही सवाल यहां पर इसका रिपीट होता है, तो हमें वही एक थियरी को कवर करना है, दूसरी कोई मैं थियरी नहीं आपको करवाऊंगा, आती ही है। मैकियावली के बारे में देखें तो मैकियावली भाई साहब की भी एक ही थियरी आती है जी आपके पास, और वो ही हम करेंगे, अपोस्टल ऑफ पावर। अपोस्टल से मुराद होता है बेसिकली रसूल, ठीक है। अपोस्टल ऑफ पावर यानी कोई ऐसा शख्स यानी जो पावर को प्रीच करता है, ठीक है। तो मैकियावेली की ये देखेंगे, मंटेस्क्यू की जी सेपरेशन ऑफ पावर को देखेंगे, एक ही आपके पास आती होती है। हॉब्स, लॉक, रूसो इतने मजे के हैं कि आपके एक लेक्चर में कवर अप किए जा सकते हैं, सारे के सारे एक लेक्चर में। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इनकी जी सोशल कंट्रैक्ट थियरी है। क्यों निमरा, आसान है कि नहीं? मुझे बताएं जरा। कहानियां ही हमने पढ़ते जी रहना, सर। कहानियों में ही हमने बस स्पीकिंग की, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें बात यह है कि हमें इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, हमें स्मार्ट स्टडी के ऊपर फोकस करना है। मार्क्स का भी पूछा था 2022 में। हाँ मार्क्स, पता है क्या, मैं आपको मार्क्स का बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मार्क्स का, हाँ तो वो बिल्कुल उनका अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम है, दोनों का, तीनों का अलग है, और तीनों का अलग भी आपको एक ही लेक्चर में कवर अप करवाया जा सकता है। नो नीड कि आप इस पर अलग टाइम दे। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी मार्क्स को भी तो पूछा जाता है ना, ना ये ज्यादती करें, मार्क्स के बारे में भी तो बताएं। बिल्कुल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं ना तो आपके वैसे ही सवाल पूरे हो जाएंगे। तो बट मार्क्स भी हम कवर अप करेंगे, और मार्क्स ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि मार्क्स के ऊपर जो, अगर आप करंट सिनेरियो में सवाल देखें ना, तो कार्ल मार्क्स के जो रेलिवेंसी है और कार्ल मार्क्स की जो थियरी है ना, वो यानी रेलिवेंसी में इंक्रीज होती जा रही है। सो हमें कार्ल मार्क्स यहाँ पर डेफिनेटली ऐड करना है। फिर आते हैं जी पॉलिटिकल, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। इसमें भी जी अल फरेबी करना है, अल मवर्दी करना है, उसके बाद इमाम गजाली करना है, दैट्स इट, ठीक है। इब्ने खल्दून, शाह वलीउल्लाह एंड इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, ये आपने सारे के सारे जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़े हुए हैं। क्यों स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में? बताइएगा जरा। यस सर। शाह वलीउल्लाह हो गए, इलामा इकबाल हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है, ठीक है। सो ये हम इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, आपके पास बहुत से कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास पार्ट बी अब आ जाती है, पार्ट बी में स्टेट सिस्टम है। अब यहां पर बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं, देखें बंदा एक का दिमाग खराब हो जाता है, इतने कंसेप्ट्स आ गए।
बट स्टूडेंट्स आपने इतने कंसेप्ट नहीं करने यहाँ पर जी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेट सिस्टम के ऊपर आपने डिस्कस लाजमी करना है, ठीक है, ये पूरा आप करेंगे। सोवरेनिटी को डिस्कस करेंगे, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, दैट्स इट, राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल, बात खत्म। ह्यूमन राइट्स को भी चलना डिस्कस किया जा सकता है, बाकी और किसी को नहीं आपने करना, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप देखें तो पॉलिटिकल कल्चर हमने करना है डिस्कस, सोशल चेंज करने की जरूरत नहीं, सिविल सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट देखें जी, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और आई थिंक सो कि इसमें से अब शायद वुमेन एम्पावरमेंट, मेरी मेरी बात समझ लीजिएगा, ठीक है, मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आई टोल्ड कि प्रेसी 2025 में हिट होगी, प्रेसी हुई, ठीक है। अब मैं फिर वही बात, और ये मैंने प्रेसी के इस साल के ओरिएंटेशन में ही बोला था, अभी फिर मैं ओरिएंटेशन में ये बात करूंगा स्टूडेंट्स, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं आने वाला, तैयार करेंगे लेकिन नहीं आने वाला। आप मेरे ख्याल से इस दफा जो आ सकता है, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आ सकता है, सोशल चेंज आ सकता है, या ये टेररिज्म आ सकता है। सो हम इन तीनों को भी लाजमी इस साल बैक एंड पर तैयार कर लेंगे सादिया, ठीक है, बहुत लंबे नहीं होंगे, 10 नंबर का नोट इसमें से आ रहे हैं, तो हम उसी तरीके से इसे प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में इतनी यहां पर मजबूत कर दूंगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कि अगर 20 नंबर का भी सवाल आ जाता है, जो कि नहीं आएगा हालांकि 100% कंफर्म है, लेकिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स अगर 20 नंबर का सवाल भी आ जाता है तो आप वो भी कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना। अगर हम देखिए रट्टा मार के जाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो जितना हमने 10 नंबर का रट्टा मारा है, तो 10 नंबर ही हम लिखेंगे 10 नंबर के मुताबिक ही, लेकिन जब हम एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट की अच्छी कर लेंगे ना, तो फिर हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्यों इफ्रा, ऐसा है कि नहीं? आर यू देयर इफ्रा? लेट मी नो। नेक्स्ट अप यस अस्मा, सर। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इलेक्शन करने की जरूरत नहीं, इलेक्टोरल सिस्टम करने की जरूरत नहीं, पब्लिक ओपिनियन करना है जी, प्रोपेगेंडा करना है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टेंटली सवाल आता है, प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज, ये भी हमने डिस्कस करना है। सो यहां से ये डिस्कस होने वाला है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखें, इतने ज्यादा आते नहीं होते, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी देख लेंगे, एलिट्स नहीं आने वाले, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको मंटेस्क्यू का जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, उसमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूंगा, और उसके बाद आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। सवाल आज तक नहीं जी आया हुआ कोई, लेकिन इन केस आ गया तो आप यहां से कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी आपके पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पर ना बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सारे स्टडी करते हैं, मोनार्की नहीं आता, डेमोक्रेटिक नहीं आता, डिक्टेटरशिप नहीं आता, टोटलिटेरियनिज्म आता है, अथॉरिटेरियनिज्म आता है, यूनिटरी, फेडरल, कन्फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल, ये वैसे जिन्होंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है उन्हें मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं किया हुआ तो ये मैं आपको वहां से करवा दूंगा, मसला ही नहीं, ये सारा पाकिस्तान अफेयर्स वाला ये, ठीक है। मुझे आप में से कोई बता सकता है पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंशियल, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया था? एनीबडी, किसी को आइडिया है? सर आई थिंक 1962। 1962 वाला। 62। 1962, वेरी गुड, ठीक है। ये आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है जी पॉलिटिकल। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको बड़ी एक अपनी मजे की स्टोरी बताता हूँ, ये मैंने जहां से ये चीज याद रखी। अच्छा, अब ये क्या वर्ड है, मुझे आप में से कोई ये प्रोनाउंस करके बता सकता है? अस्मा, कैन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? अस्मा, आई वांट यू टू प्रोनाउंस दिस वर्ड काइंडली। वेयर इज अस्मा ताहिर? जी अस्मा, कैन यू प्रोनाउंस दिस फॉर अस काइंडली? एनीबडी, कोई भी कर सकता है, हसीब? पॉलिटिकल Political आइडियोलॉजी। ideologies. सर आइडियोलॉजीज। क्या वर्ड है जी, पॉलिटिकल? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अच्छा, मेरा ना टेस्ट हुआ 2023-22 की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो फैसल हयात साहब मेरे टीचर थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ाया। तो क्या हुआ कि जुनैरा, मैंने ना वो यही मेरा टेस्ट चेक कर रहे थे, और सवाल यहाँ पे ना कुछ नहीं ये चीजें आती, कैपिटलिज्म नहीं आना, मार्क्सिज्म नहीं आना, कम्युनिज्म नहीं आना, सोशलिज्म नहीं आना, टोटलिटेरियनिज्म नहीं आना, नेशनलिज्म नहीं आना, इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी नहीं आना, यही आया हुआ है आज तक सिर्फ फाशिज्म, ठीक है। तो ना फाशिज्म के ऊपर इन्होंने मुझे सवाल दिया, और मैंने ना यहाँ पर लिखा कि ये एक सिस्टम है, कुछ ऐसे लिखा, ये एक कंसेप्ट है, नहीं जी ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्या है? मुझे क्या, आपने अभी प्रोनाउंस किया सबने, व्हाट इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी? ठीक है। एंड मुझे आज तक ये चीज याद है, आपको भी मैं ये चीज बताऊंगा कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है, खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी चीज ना लिखकर रहेगा, दिस इज एन आइडियोलॉजी। उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, बिल्कुल हमने ये स्टडी करना है, बड़े कंप्रिहेंसिव वे में इसे हमने एनालाइज करना है। इसके ऊपर यकीनन से हमारी अच्छी ग्रिप और अच्छी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अप आपके पास आ जाता है जी, ये जरा, अच्छा, नेक्स्ट अप आपके पास आ जाता है जी पेपर। अच्छा स्टूडेंट्स, पेपर 2 इतना मजे का पेपर है, मैं आपको एक सच बात बताऊं,
मुझे शर्म आती है और मुझे कभी कभी दुख भी होता है उन बच्चों पर। प्लीज अपने ऊपर ना लीजिएगा जिनके ना ये इनमें पेपर 2 में कम आते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है और एक एक से ज्यादा कभी स्टूडेंट है, एक फातिमा है, दूसरे भी स्टूडेंट्स जो इवन पीएमएस के जो पॉलिटिकल साइंस में पेयर हुए हैं, कैन यू बिलीव इट, उनके पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स है, पेपर 1 में कम है। पेपर 2 में 74 है, पेपर 1 में करीबन उनके मेरे ख्याल से 69 कुछ इस तरीके से करके है। तो पेपर 2 इतना आसान एंड येट मिसअंडरस्टूड है ये। मेरी बात समझ आ रही है? बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चे डरते हैं इससे। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अभी जो अमेरिका में सब कुछ हो रहा है, आपको पता है लंदन में जो है सारे ब्रिटिशर्स, यानी करीबन 30 लाख हैं, 3 मिलियन आई गेस, ठीक है, ब्रिटिशर्स बाहर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आपको पता है इस चीज के बारे में? ठीक है। और जो अमेरिका में चार्ली कर्क के मरने के बाद, असैसिनेशन के बाद, सारा आपके पास, आपको पता है, एक राइट विंग और लेफ्ट विंग, सारा एक आइडियोलॉजी सिस्टम क्रिएट हो चुकी है। वो क्यों हो रहा है आप ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। सो ये बड़ा इजी है। मैं आपको एक फैक्ट बेस्ड बात बताता हूँ। आपको पता है मैंने पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 कैसे, आपको यकीन नहीं होगा, आप कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 मैंने पता कैसे किया, मैंने सिस्टम ऑफ यूएस यूके कर लिया, बस। जर्मनी कर लिया, फ्रांस कर लिया, जर्मनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसमें पता है कौन कौन सी है? आईएमएफ हो गया कि नहीं मुझे बताइएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेंगे इसे भी। सार्क हो गया कि नहीं मुझे बताएं जरा? सार्क के साथ साथ एससीओ, पाकिस्तान अफेयर्स वालों बोल पढ़ो, हो गया कि नहीं? जी सर हो गया। यूरोपियन यूनियन पढ़ना है हमने, यहां पर ये चीज ऐड होगी, ठीक है। सो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने यहाँ पर ऐड करनी है। आईएमएफ, एससीओ, देखिए कितना ओवरलैप हो रहा है। सो हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएस एंड यूके ये करना है, और साथ फ्रांस भी एज वेल ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर पार्ट बी आपके पास आता है जी 70 नंबर का। अब बस ये भी यहाँ पर जो है ना, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ टर्की इतना आसान है कि ये कहानी है। मैं इवन अभी आपको ये पीडीएफ सेंड करूँ ना, आपको कुछ भी ना पता हो, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी, यदि पूरी कहानी है आपको कि आर्मी किस तरीके से, इसमें सिर्फ हमने आर्मी का रोल ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है, और टर्की की असेंबली का रोल पढ़ना होता है, बस। ठीक है, बड़ा आसान है। ईरान करने की जरूरत नहीं है, मलेशिया करने की जरूरत नहीं है, इंडिया और चाइना रिपीट होते हैं, ये करने की जरूरत है। और आपको एक और मैं चीज यहां पर बता दूं, आपको पता है यहां पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस भी, 3 कॉन्स्टिट्यूशंस मैंने पढ़ाए हुए हैं ना आपको, कंपैरिजन, जिन्होंने नहीं पढ़ा आपको प्रोवाइड पढ़ा दूंगा फिर से। 19 पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब था? 1962 में आया था ना पहला। फिर 56 सर। सर 56 में। 1956 में आया था, वेरी गुड। तो इन तीनों का कंपैरिजन आता है, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आती हैं। अच्छा, ऊपर हमने देखा था, आपको याद है स्टूडेंट्स, ऊपर हमने जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल, आई विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अब थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स आपके वेट का।
अच्छा, अभी याद है हमने ऊपर पढ़ा था, नूर कुछ कह रही हैं सर, अब भी हम आर्मी रोल करना है टर्की के सिस्टम में, अब तो चेंज हुआ है। नहीं करना है, लेकिन पता है हमने सुनहरा कैसे करना है, कि किस तरीके से डिमिनिश हुआ है और किस तरीके से टर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसका रोल कैसे एनहेंस हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमने करना है, पता है क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का सवाल मैंने आपको बताया ना, ये करंट अफेयर्स नहीं है, मेरी बात समझिएगा, ये पाकिस्तान अफेयर्स है। तो आ सकता है कि हिस्टोरिकली किस तरीके से आर्मी ने टर्की में अपना इन्फ्लुएंस कायम किया है, ये भी आ सकता है सवाल। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरे ख्याल से इफत अगर क्लास में है, मेरी स्टूडेंट है, तो उन्हें मैंने अभी रिसेंटली इस तरीके से हमने क्वेश्चन उनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए थे पॉलिटिकल साइंस के। तो बताने का मकसद पता क्या है, कि आ सकता है ये, इट इज नॉट करंट अफेयर्स, याद रखिएगा, ठीक है? तो आ सकता है, हम प्रिपेयर कर लेंगे, प्रिपेयर करने में आई गेस हमारा कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में और पाकिस्तान अफेयर्स में याद है स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि शाह वलीउल्लाह, उसके बाद हमने देखा था जी इलामा इकबाल, उसके बाद हमने देखा था कायदे आजम, याद है आप सबको? थोड़ा बहुत हमने यानी इनके बारे में ऊपर टच किया था। देखें जी, नीचे भी वही है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। आपको पता है ये इतना आसान सवाल है, कैन यू बिलीव इट, कि आपको अभी भी आता है। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। नेशनलिज्म साउथ एशिया में कैसे राइज हुआ और पाकिस्तान मूवमेंट कैसे राइज हुई। दरअसल यहां पर ना सवाल ऐसे आता है कि पाकिस्तान मूवमेंट कैसे राइज हुई, साउथ एशिया की जो बात की जा रही है ना, यानी ये बरसगीर की बात की जा रही है, कैसे नेशनलिज्म राइज हुआ। स्टूडेंट्स, क्या हम बता सकते हैं कि आपके पास ना 1847 की जंग के बाद नेशनलिज्म सबसे पहले जो आपके पास वेव देखने को मिलती है वो सर सैयद की एफर्ट्स हैं, और उसके बाद आपके पास 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है तब होती है। क्या मैं बता सकता हूं कि 1916 में आपके पास उस टाइम पर जब लखनऊ पैक्ट होता है, तो लखनऊ पैक्ट में भी आपके पास नेशनलिज्म की एक वेव यानी हिंदू मुसलमान लीडर सामने आते हैं। क्या मैं बता सकता हूं कि 1919 में खिलाफत मूवमेंट में जब आपको हिंदू धोखा दे देते हैं, तो धोखा देने के बाद मुसलमानों को अपनी लीडरशिप का पता चलता है कि हमारे पास तो बड़े क्रेडिबल लीडर्स हैं मुसलमानों में, और ज्यादा जब हिंदू धोखा देते हैं मुसलमानों में एक नेशनलिज्म की वेव हो जाती है। कायदे आजम के पॉइंट्स का ओवरव्यू दे सकते हैं, 1930 का इकबाल कलाबाद एड्रेस बता सकते हैं। तो यहां पर देखिए कितना सिंपल सा ये सवाल है, तो ये आ सकता है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड करने की बात है, आपको ना यहाँ पर एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, आती बड़ी चीजें हैं आपको, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान, वही जी अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह आपने डिस्कस करनी है, इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में डिस्कस करना है, कायदे आजम साहब डिस्कस करना है, या पाकिस्तान अफेयर्स में और पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में कर चुके होंगे, वही रिपीटेड है। अच्छा जी, यहाँ पर जी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जी, कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन डिस्कस करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स देखनी होगी, जरा ये भी आप में से कोई बता दे मुझे सर स्टूडेंट्स। 18th अमेंडमेंट और 26th जो अभी रिसेंट है। 18th अमेंडमेंट, अच्छा आती ना 18th ही है, जरा आपको एक फैक्ट बेस्ड बात था, लेकिन क्योंकि आपको पता है 26 अभी रिसेंट हुई है, आ सकती है। हमने ऐसा नहीं है कि, एक चीज समझिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये अर्ज किया कि करंट अफेयर्स इसमें ऐड नहीं करना। अब मेरे यानी ये करंट अफेयर्स नहीं है, मैंने ये प्रिसाइसली कहा। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि करंट अफेयर्स हमने इसमें ऐड नहीं करना, मेरी बात समझिएगा। हमने करंट एग्जांपल्स देनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि किस तरीके से हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को आस पास अपनी पॉलिटिक्स पर, अपनी गवर्नमेंट पर इंप्लीमेंट करके बता रहे हैं। सर 26 बहुत इजी भी है, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हम उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पर करेंगे, हमने इतना भी इजी नहीं उसे देखना हसीब, इतना भी हमने इजी नहीं देखना उसे, जरा हमने टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिफिकल्ट बनाकर करना है, ठीक है? सो ये हम देखेंगे जी यहाँ पर। उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस जी, ये एवरग्रीन टॉपिक है जी, ये देख लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज आप ऊपर कर चुके होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स आप ऊपर कर चुके होंगे, ठीक है? ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखनी है, ठीक है? फिर जी आपके पास आ जाता है जी इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या बातें बताएं, ये आपके पास सारा आईआर है। आईआर में पता है आपने क्या देखना है जी, आपके पास मेजर डिटर्मिनेंट्स, आपने सबसे पहले यहां पर देखना है ग्लोबलाइजेशन। मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपने पता है कैसे देखने हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी पिछले दिनों में जो आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छा आपको मैंने ग्लोबलाइजेशन पर एक ऐसे का पूरा एक लिखवाया था। गुलास ऐसा है या नहीं? गुलास आर यू इन द क्लास? आल्सो लेट मी नो। अच्छा याद है मैंने ग्लोबलाइजेशन पर आपको पूरा ऐसे लिखवाया था, मैंने कहा था जी ये डोमेन्स है, आपने प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लिए थे आपने? बताएं जरा मुझे, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़े हो, आप बता सकते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स सारे यही है वो ठीक है, तो देखिए जी आप, सर, मैंने नहीं पढ़े। मसला नहीं, आपको करवा देंगे क्लास में, करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ चुके हैं वो मैं करवाऊंगा नहीं, मैं आपको जरूर करवाऊंगा, हाँ लेकिन थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है, बट एट द सेम टाइम जो जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी क्लियर करवाना वो मेरी ड्यूटी है। अच्छा नेक्स्ट आता है जी फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी भी आपने पढ़ लिया। फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं जी? ये सारे के सारे आप पढ़ चुके हैं पाकिस्तान अफेयर्स में।
जिन्होंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ना आपने पब्लिक ओपिनियन, जैसे मैंने कहा कि ये हमने थोड़ा बहुत ही फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स भी हैं वैसे भी, और इसे हमने सेपरेटली भी देख लेना है। साथ ही साथ में मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर भी हैं, यहाँ पर भी हमने ऐड करनी है। साथ में यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करवाता हूँ स्टूडेंट्स। अब वो एक्स्ट्रा फैक्टर मैं क्यों ऐड करवाता हूँ उसके भी रीजन बता देता हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, हमने पाकिस्तान के रिलेशंस देखे आसपास के ममालिक के साथ? बताइएगा जरा मुझे, कहीं पर हमने देखे हो? सर फॉरेन पॉलिसी लिखा हुआ है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो साइज इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, यानी करते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में स्पेसिफिकली रिलेशंस के बारे में बात नहीं की गई। तो फॉरेन पॉलिसी में स्पेसिफिकली सिर्फ रिलेशंस की बात करूं, देखिए रिलेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी की ही बेस पर, जैसे आपने कहा सीट, कि 2023 में ना सवाल आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में, कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के बारे में बताओ, कुछ इस तरीके से आया था। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग हम रिलेशंस भी कर लेंगे, और आपको पता है रिलेशंस भी आपने किए हुए हैं करंट अफेयर्स वाले जो हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप पेपर 2 पर पहुंचेंगे ना, जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा वो मेरे साथ पढ़ चुके होंगे करंट अफेयर्स, जिनके साथ होगा। तो ये है कि स्टूडेंट्स आपके लिए ये देखें, रेपिटेटिव है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, रेपिटेशन है इस पेपर में कि नहीं? करीबन, चले हम ज्यादा छलांग नहीं मारते, 30 से 35% के दरमियान में पेपर आपने पढ़ा हुआ है अपने पूरे सीएसएस में? बताएं सर जिन्होंने एक थोड़ी। बात बता दें कि जिन बच्चों ने पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर अभी तक नहीं स्टार्ट किया, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं होगी, या कुछ चीजें मिस तो नहीं हो जाएंगी उनकी पॉलिटिकल साइंस में? ठीक, मैं वही बात, आपकी ही बात कंप्लीट कर रहा हूँ, और मैं आपके बोलने से पहले ये बात कर रहा था। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे ना, आपको याद है, आपको मेरा पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट हो रहा है थर्सडे को जी 12 बजे, याद है ना आप सबको? जो दूसरा बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है इस जी साल का। सर। अच्छा, जब तक आप यहां पर आएंगे ना, तब तक आप पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। और जब तक आप यहां पर आएंगे, ठीक है, तब तक आप करंट अफेयर्स खत्म कर चुके होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं हम सारे? ठीक है। तो आपके लिए ये पीस ऑफ केक हो जाएगा सर, ठीक है। आपको मैंने करंट अफेयर्स भी करवाना है पाकिस्तान अफेयर्स के बाद, एक और बैच मेरा, इस हर साल 3 होते हैं, इस साल 4 होंगे। तो आपको मैं करवा दूंगा वो, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट, मेरी बात समझ आ गई आपको? ऑलराइट जी, कोई यहां तक सर आप। मेरा क्वेश्चन है, जी जी फरमाइए। सर ये जो रिलेशंस होते हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन की अभी आप बात कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी, सर इन दोनों में डिफरेंस नहीं होगा? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में तो हम ये देखते हैं ना कि हमारी 1 साल की, 2 साल की या 5 साल की जितनी भी पॉलिसीज है वो हम अलाइन कर रहे होते हैं। रिलेशंस में तो आपको पता है, मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, जैसे अगर उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो वो वाला इशू जो है तो फिर हमारा थोड़ा सा चल रहा होता है। लेकिन ओवरऑल तो हमारी चाइना के साथ एक पॉलिसी चल रही है ना, कि मतलब वो क्या फ्रेंड्स वाली कुछ इस तरह से, काफी ज्यादा उसको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। अब जुनैरा का ये कहना है, सिर्फ पॉलिसी जो है वो तो एक छोटे टर्म के लिए होती है, लेकिन रिलेशंस आपको पता है हमारे हिस्टोरिकली चलते आ रहे हैं, 1962 से 63 से डेवलप हो गए हैं। फॉर एग्जांपल चाइना की जस्ट बात करते हैं, ठीक है। तो सर ये थोड़ा डिफरेंस इनमें है। अच्छा, डिफरेंस बिल्कुल है। पॉलिसी एक शॉर्टर टर्म होता है, रिलेशंस आपके एक लॉन्गर टर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पास्ट को देखते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये बताया था सिलेबस के लिए, ठीक है, नॉट इन अ फिगरेटिव टर्म, इन अ लिटरल टर्म। लिटरल टर्म समझते हैं ना, यानी सिर्फ एक लिखे हुए के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर फॉरेन पॉलिसी है ना यहाँ पर, तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी, यानी रिलेशंस भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फॉरेन पॉलिसी में भी हम यही देखते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज को किस तरीके से डील कर रहे हैं, यही चीज देखी जाती है ना। ये देखिए, मैं आपका एक टीचर हूँ, ठीक है, तो आपकी मुझे डील करने की पॉलिसी कुछ और है, हो सकता है आप अपने छोटे बहन भाइयों को अलग तरीके से डील करते हो। तो हर बंदे की डील करने की, यानी आपकी मेरे साथ रिलेशंस कुछ और है, मैं आपको डांट भी देता हूँ कभी, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि फॉरेन पॉलिसी में भी दरअसल हम क्या करते हैं, रिलेशंस को ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इस वजह से रिलेशंस को मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट किया है कि हम यहाँ पर रिलेशंस को कवर अप करेंगे, ठीक है। और इन केस अगर नहीं करते, तब तक हम पाकिस्तान और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं, कर लेंगे जो कि। अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे कि पॉलिसी की बेसिस पर, बिल्कुल, अच्छा उस टाइम पर हम फिर क्या करेंगे कि रिलेशंस फिर नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं रिलेशंस आपको कह दूंगा, आप पढ़ चुके होंगे, मैं आपको अपलोड कर दूंगा फाइल्स और आपको दे दूंगा, वो भी आपके पास खैर होंगी। एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग विल मूव फॉरवर्ड, ओके जी। कोई यहाँ तक जी आपका अगर कोई प्रश्न है जी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं आप सबको समझाता हूँ, बजाते तालिब इल्म होते हुए हमें लासानी डिवीजन कभी नहीं रखनी। तो मैं कभी हिंदी बोल देता हूँ, मैं कभी सराइकी बोल देता हूँ, मैं कभी पंजाबी तो खैर कभी नहीं बोली, उर्दू इंग्लिश बोल देता हूँ,
दूसरी जुबानें बोल देता हूँ, तो मेरे साथ मुझे ये ना कह दीजिएगा जी मैं किसी मुल्क का एजेंट हूँ, ठीक है, मैं जी पाकिस्तानी हूँ, बट वी शुड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम कभी कर सकते हैं ऐसा, आई गेस, आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला इसमें होता है। खैर, क्लियर है। अगर यहाँ तक जी कोई आपका सवाल नहीं है तो मुझे बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटो एटलीस्ट और प्लेटो की थियोरीज को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें, ताकि हमारा हफ्ता ये जो है रायगा ना जाए। एंड यस, बाय द वे, माइट बी पॉसिबल कि मैं शायद इसी वीक से ही आपकी पॉलिटिकल साइंस की सादिया क्लासेस रेगुलर बेसिस पर या वीक में 3 दिन स्टार्ट कर दूं, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन मी, इफ आई वांट टू पुल द ट्रिगर सो आई विल पुल द ट्रिगर, याद रखिएगा, ठीक है। सो बिकॉज I like to have the conversation, chit chat and classes with all of you. So if I want to pull the trigger, I'll pull it in a second. So वो इसका इशू नहीं होगा, ठीक है। प्लाटो साहब के बारे में देख लेते हैं जी। सबसे पहले प्लाटो हमने डिस्कस करना है। प्लाटो के बारे में हम देखें तो ये जी इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। प्लाटो के बारे में आप अगर बेसिक इंफॉर्मेशन, जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस। अच्छा जी, प्लाटो महाशय के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें इफ्रा, तो प्लाटो की बेसिक इंफॉर्मेशन है जी। प्लाटो का फुल नेम जो था ये प्लाटो था, ठीक है, जो एंशियंट ग्रीक में, आई डोंट नो कैसे लिखा जाता है, ये है जी। उसके बाद इनका ये जो बॉन्ड थे, ये 427 बीसी में या 427 से 428 बीसी में, एमसीक्यूज के लिए आप कर सकते हैं। ये एथेंस में पैदा हुए। अच्छा, ये जगह का नाम याद रखना है, ग्रीस, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताइएगा, बीसी का आप सबको पता है ना, बीसी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, एनीबडी? सर बीसी बिफोर Before क्राइस्ट। Christ. बिफोर कॉमन एरा। Before Christ. एडी क्या वो होता है? सर बिफोर कॉमन एरा है, बिफोर आफ्टर क्राइस्ट डेथ नहीं ऑफ है ये। क्राइस्ट। अच्छा। नो After. सर, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी है, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ आप जरा बताइएगा, आपने क्या कहा ये? आफ्टर डेथ सर। नहीं, आफ्टर डेथ नहीं, ये गलत है, ठीक है। बीसी से मुराद बेसिकली जो एक कॉमन है वो है जी बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, ठीक है। ये है जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो तारीख दानों ने तारीख को डिवाइड किया है, वो ऐसे किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की तारीख सारी की सारी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यानी जीसस क्राइस्ट के, ठीक है, आने से पहले की तालीम, यानी आफ्टर जीसस क्राइस्ट अराइवल, ठीक है। सो जो जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से, यीशु मसीह के आने से पहले का जो टाइम था ना, जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो ना इसे उन्होंने उल्टा मूव किया है। जैसे अभी 2025 के बाद 2026 आना है ना, अगर ये 2000, अब अगर हम बीसी में होते तो 2025 के बाद 2024 आता, ठीक है। यानी हमने उल्टा किया, हम बैकवर्ड्स को मूव ऐसे करते हैं ताकि हम ना क्राइस्ट की अराइवल यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बारे में, यानी एक चीज के बारे में बता सकें। फिर ये जो एडी होता है ना, एडी में फिर पहले साल से आपके पास स्टार्ट हो जाती है। कैलेंडर में जी बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं। कैलेंडर अपने से 5 साल छोटा है जी। आपके अगर माइंड को मैं थोड़ा सा स्टिमुलेट तारीख के हिसाब से भी करूं, और कैलेंडर में बड़ी तब्दीलियां हुई, दिस इज द रियलिटी। लेकिन कैलेंडर जो अभी हमारे पास है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। एंड अभी वाला जो कैलेंडर है वो 1 साल से स्टार्ट होकर आज हम 2025 में खड़े हैं। और एडी का मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं है, इसका मतलब है जी एनो डोमिनी, खुदावंद का साले मकबूल, यानी द ईयर ऑफ लॉर्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। सो ये आप यहां पर बता सकते हैं। सो प्लेटो साहब जी पैदा हुए, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। सर, और जी सर एडी का दोबारा बता दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मतलब है जी एनो डोमिनी, डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी से मुराद है खुदावंद का साले मकबूल, खुदावंद का साले मकबूल, ठीक है, यानी खुदावंद सर का इस बात का क्या मतलब है? सावन का 5 साल, ठीक है। ये यहूदियों की दरअसल एक रवायत है, वो हर 50 साल के बाद ना, हर जुबली के बाद, गोल्डन जुबली के बाद, ठीक है, मनाते थे सालाए युबली, इसे कहा, हम कहीं और वैसे जा रहे हैं, सालाए युबली मनाते थे, उर्दू में कहते हैं जुबली का साल, ठीक है, 50 साल बाद, ठीक है। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं ना, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर यहूदियों के टेम्पल में खड़े होते हैं, ठीक है, सिनेगॉग में खड़े होते हैं, और पढ़ते हैं, एक रेफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। और रेफरेंस पढ़ने के बाद कहते हैं कि ये आज मेरे ऊपर मुकम्मल होता है, मैं आ चुका हूँ, ठीक है, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, मसीह का, ठीक है। और अब से खुदावन का साले मकबूल, मुझे इस वजह से चुना गया कि मैं खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं, यानी प्रीचिंग करूं, तबलीग करूं, ठीक है। तो वहां से, ठीक है, यानी जब यसु मसीह आए, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जब जीसस क्राइस्ट आए, तो वहां से फिर फर्स्ट साले मकबूल चल गया, क्योंकि ही वॉज अ ब्लेसिंग, ही इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबॉडी। सो इस वजह से खुदावन का साले मकबूल, खुदावन का पाक साल तब से शुरू है जब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अराइवल हुआ, जीसस क्राइस्ट का अराइवल हुआ, कैलेंडर के, यानी कैलेंडर ये कहता है, ठीक है। सो ये जी आपके पास इसे कहते हैं एनो डोमिनी। क्लियर है जी, अब कैलेंडर भी बता दिया। कोई और सवाल आपका अगर हो तो हम आगे सर चलते हैं। बीसी
बीसी का काइंडली रिपीट करना। के आने से पहले वाले को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि प्लेटो साहब की डेथ थी 47। ये एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है जी, इन्होंने एक एकेडमी बनाई और उस एकेडमी का नाम ही एकेडमी रख दिया, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ एकेडमी इन एथेंस, एथेंस जहां पर ये पैदा हुए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, प्लेटो कहां पर पैदा हुए थे, मुझे जरा बताइएगा सारे। आई वांट एवरीबॉडी टू मेमोराइज। एथेंस ग्रीस। एथेंस। ग्रीस। ठीक है, एथेंस, ठीक है, एथेंस, ऑलराइट। अच्छा जी, एथेंस। सर बीसी का काइंडली, बेटा बीसी होता है आपके पास बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अच्छा, एथेंस में, और एथेंस में जहां पर वो पैदा हुए, ठीक है, उन्होंने वहां पर ही एक एकेडमी बनाई, उसका नाम ही एकेडमी रख दिया, ठीक है। और वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ये एक एकेडमी था, ठीक है। यानी द एकेडमी इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस का नाम रखा। यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, फिलोसफी पढ़ाई जाती थी और बड़ी चीजें पढ़ाई जाती थी। तो ये वन ऑफ द मॉडर्न, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। अगर ये भी एमसीक्यू पूछा जाए या कोई भी आपसे पूछे कि आप जी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो जरा बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया गया था, वो कब किया गया था? तो आपने कहना है जी वो प्लेटो साहब ने किया था, वो एथेंस में कायम किया गया था। और उसका नाम क्या था जी, बता दें जरा मुझे सारे, एवरीबॉडी क्विकली। किंजा, क्या नाम था? द द एकेडमी। 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 ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जी इनके जो उस्ताद थे उनका नाम था सोक्रेटिस। सारों ने नाम तो सुना है ना सोक्रेटिस का। अच्छा जी, सोक्रेटिस सुकरात। आपके प्लेटो के, याद रखिएगा। और प्लेटो जो टीचर थे वो थे जी एरिस्टोटल के, याद रखिएगा। ये अब आपने हायरार्की याद रखनी है, ठीक है। अभी फिलहाल आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस जो टीचर थे वो थे जी प्लेटो के। और ये जी मेजर वर्क्स इन्होंने किए। रिपब्लिकन इन्होंने किताब लिखी, द सिंपोजियम लिखी, द लॉज लिखे, द मीनो लिखे, द फेडरस लिखे, द थमीसियस लिखे। अब ये जो पॉलिटिकल साइंस इन्होंने पहले भी पढ़ी है, मेरे से नहीं पढ़ी, उन्हें इन किताबों के बारे में, शायद द रिपब्लिक के बारे में पता हो, शायद इनके बारे में ना पता हो। सो ये भी इन्होंने किताबें लिखी, ठीक है। सो ये आप यहां पर बता सकते हैं। अब प्लेटो के टाइम पर ना मामलात क्या थे, जरा इसे देख लेते हैं। क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आज जो भी हमारे आसपास के सोशल कंडीशंस है ना, ये हमारे माइंडसेट पर जो है इंपैक्ट करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स, प्लेटो के टाइम पर भी जो सोशल कंडीशंस थी उन्होंने प्लेटो को इंपैक्ट किया, उन्होंने प्लेटो को अफेक्ट किया, याद रखिएगा। और जितने भी आपके पास फिलोसफर्स हैं, उन तमाम, भले मुस्लिम फिलोसफर्स हों, भले वेस्टर्न फिलोसफर्स हों, आप भले खुद भी वो तैयार करें, लेकिन जब आपने खुद भी तैयार करना है तो इस चीज का आपने खासा ख्याल रखना है कि आपने उस पॉलिटिकल साइंटिस्ट की या उस फिलोसफर की आसपास की कंडीशंस को समझ लेना है पहले। भले एक दो समझे, सारी ना समझे, ठीक है, लेकिन एक दो को जरूर आपने अंडरस्टैंड करना है। ये जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने ये आइडियाज यहां पर पेश किए, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी, फिलोसफर किंग का आइडिया दिया, ठीक है, डायलॉग्स वगैरह का आइडिया इन्होंने दिया, एलिगरी ऑफ केव्स का इन्होंने, ये आइडियाज वगैरह इन्होंने पेश किए, ठीक है। कंडीशंस की बात कर लेते हैं तो उस टाइम पर जो सबसे बड़ा एक वाकया हुआ था ना स्टूडेंट्स, प्लेटो के टाइम पर, वो था जी पॉलिपोनेशियन वॉर। पॉलिपोनेशियन वॉर में क्या था जी, एक तरफ आपके पास था जी स्पार्टा 300, आपने मूवी देखी है किसी ने आप में से? स्पार्टा, एक तरफ था जी आपके पास एथेंस। अच्छा, प्लेटो साहब कहां पर पैदा हुए थे, जरा मुझे बताइएगा। एथेंस। ठीक है, एथेंस। एथेंस में। वेरी गुड। अब पता है क्या होता है, एथेंस में एकेडमी बनाई गई। ऐसा ही एकेडमी भी एथेंस में बनाई गई। किरण, मैं बोल सकता हूँ? बताएं अरिका, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हसीब, लेट मी नो। फैजान, किधर है आप? जी अच्छा, सर, एथेंस में बनी थी द एकेडमी। जब एकेडमी बनाई गई तो एथेंस फिर किस चीज का गढ़ होगा? आर्मी का, मिलिट्री का, या इंटेलेक्चुअलिटी का? बताइए, क्या आपको लगता है? तुक्का मारे, कोई मसला नहीं। इंटेलेक्चुअलिटी का। का। बींग्स का। इंटेलेक्चुअली। ऑलराइट। अच्छा, तो अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो एथेंस था ना, ये जो थे इंटेलेक्चुअल बीइंग्स थे, यानी यहाँ पर इंटेलेक्चुअलिटी पाई जाती थी। यहाँ पर बड़े फिलोसफर्स पाए जाते थे, बड़े अच्छे पाक साफ लोग पाए जाते थे, जो कि थिंकिंग, पढ़ाई, और हमारे सीएसएस वाले जैसे बच्चे नहीं होते, कोई भी इधर उधर का नहीं होता, जो पढ़ने वाला सही बच्चा होता है वो बेचारा शफा पढ़ता ही रहता है। ऐसा है कि नहीं? राउंड्स पे राउंड्स मॉक के हो रहे होते हैं, मॉक खत्म नहीं होते, और मामलात मामलात चले होते हैं। इनका भी यही हाल। स्पार्टा जो था, किसी ने 300 मूवी देखी है, मुझे बताइएगा, एनीबडी? सर कोई? बहुत पहले देखी थी वो, जंग होती है एक। बिल्कुल। स्पार्टा जो है ना, वो वॉर में आ गए थे, वो जंगजू थे लोग, ठीक है, यानी वो जो थे, आप कह सकते हैं बारबेरियंस टाइप लोग थे, लड़ाकू थे, आसान अल्फाज में बताऊं। अच्छा, अब स्पार्टा और एथेंस की वॉर होती है, मुझे बात समझिए, बताने यानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर जीत किसकी होगी? क्या वो लोग जो बड़े अक्लमंद हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले हैं,
ठीक है, या वो लोग जो कि लड़ाई झगड़े में बड़े मास्टर हैं? बताइएगा। सर स्पार्टा ही जीती थी ये जंग। यहां पर बिल्कुल स्पार्टा ना वॉर जीत जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान और अमेरिका की अभी जब वॉर हुई, और पाकिस्तान को, अगर अल्लाह ना करे, हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन लेट्स जस्ट ऑन अ वाइडर ड्रीम्स कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होता है और पाकिस्तान में काफी ज्यादा नुकसान होता है इंडिया के मुकाबले, तो क्या हमने अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना था? यस और नो, बताइए जरा, टेल मी स्टूडेंट्स। यस सर। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ना ये चीज समझनी है कि इंसान की फितरत कैसी है। इंसान ना ब्लेम अपने ऊपर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इंसान वो जो ब्लेम है ना दूसरों के ऊपर डाल देता है, अपने टीचर्स के ऊपर कभी कभी, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है, अपने बहन भाइयों के ऊपर, ठीक है, कोई ऊपर नीचे रिजल्ट आ गया तो आप तो मुझे पढ़ने ही नहीं थे देते ऐसे होता है कि नहीं, ठीक है। सो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब एथेंस वॉर हार जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग किंग को क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पर ये लिखा है जी, लॉन्ग वॉर होती है, एथेंस हार जाता है, डेमोक्रेसी यहां पर लोगों को पता चलती है, डेमोक्रेसी की बल्कि बात ना करें, सिंपल यहां पर ये बताएं कि किंग को और गवर्नमेंट को ना, प्लेटो को ये चीज पता चल जाती है कि हमारा जो किंग है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो इतनी तगड़ी नहीं है, वो इतनी लायक नहीं है कि वो इन सारी वॉर्स में नेविगेट कर सके, यानी इन सारी वॉर्स को मैनेज कर सके। सो क्या यहां पर अब प्लेटो के, मुझे आपने बताने हैं, मैं ये बताऊंगा, पोलिपोनेशियन वॉर की वजह से प्लेटो गवर्नमेंट के यानी किंग के अगेंस्ट था या उसका सपोर्टर बन गया? ये बताइए। अगेंस्ट Against था। वेरी गुड जी, बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट अप आप मुझे बताइएगा कि अच्छा, प्लेटो के टीचर का नाम क्या था, ये भी जरा मुझे बता दें। सोक्रेटिस। सोक्रेटिस सर। सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का आपने अक्सर जहर का प्याला कोई ऐसी मिसाल मसूल सुनी होगी दूर दराज कहीं पे, वीडियोस में, रील्स में यस सर। अक्सर सुनी है ना। सोक्रेटिस को ना किंग ने क्या कहा, दरअसल सोक्रेटिस ना बच्चों में जाता था, हमारे जैसे नौजवानों में जाकर उन्हें बड़ा कुछ सिखाता था, बड़ा यानी ना इंटेलेक्चुअल बीइंग्स उन्हें बना रहा था, ठीक है। और इसकी वजह से ना वो जितने भी नौजवान थे, जो यूथ थी, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करना शुरू हो गए। मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब सारे वो जो यूथ थी एस्टैब्लिश सिस्टम को यानी किंग को चैलेंज करना शुरू हो गए, किंग के आइडियाज के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए ना, तो किंग ने कहा कि सोक्रेटिस को पकड़ लिया और सोक्रेटिस को जहर का प्याला उन्होंने पीने पर मजबूर कर दिया, सोक्रेटिस साहब। अच्छा जब सोक्रेटिस मर गए तो प्लेटो को ये चीज समझ आ गई कि किंग जो है ना कोई इतना इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है, किंग है जी आपका बेवकूफ, यानी किंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल बीइंग। किंग ने एक तो मेरे टीचर को मार दिया, एक तो वो उसकी अपनी पर्सनल बाइसेस आ गए, ठीक है, और किंग अगर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स को ऐसे ही कत्ल करता जा रहा है तो किंग इसका मतलब है खुद इंटेलेक्चुअल नहीं है, और उसी इसी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से वॉर भी वो हार गए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं एक स्टोरी की तरह चीजों को ना सारा सम अप करने की कोशिश कर रहा हूं। एथेंस में पैदा हुआ, एथेंस इंटेलेक्चुअलिटी का गढ़ था, लेकिन उस इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से क्या होता है, सोक्रेटिस के आइडियाज की वजह से यूथ जो है चैलेंज करना शुरू कर देती है जी आपके किंग की, उस टाइम पर जो किंग थे उनके आइडियाज को, उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम को, स्टैब्लिश सिस्टम को। किंग सोक्रेटिस को पकड़ के जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर देते, सोक्रेटिस मर गए। प्लेटो कहता है जी अच्छा इस बंदे ने मेरे टीचर को मारा, इतने इंटेलेक्चुअल बंदे को, इसका मतलब है इसमें अकल ही नहीं है, और बिकॉज उसके अंदर अकल नहीं है, वो मैनेज नहीं अपनी चीजें कर पा रहा, इसी चीज की मैनिफेस्टेशन और पक्की हो जाती है जब आपके पास पोलिफेनेशियन वॉर में स्पार्टा हार जाता है। ऐसा ही हुआ था ना, स्पार्टा हारा था, ऐसा ही है। नो स्पार्टा सर। विन किया था। स्पार्टा विन स्पार्टा किया। जीता था। वेरी गुड जी, यानी सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ये जी दो मेजर चीजें थी। अब इसी चीज की वजह से ना कहता है, अच्छा किंग खराब है, अगर आपके पास किंग करप्ट है तो रया या जो सारी आपकी गवर्नमेंट होगी क्या वो, यानी अगर किंग इनएफिशिएंट है तो मैसेज हो गए आपके पास या गवर्नमेंट हो गई, क्या वो एफिशिएंट होगी या इनएफिशिएंट होगी, ये तो बताइए मुझे। इनएफिशिएंट। समझ आ रही है जो मैं कहानियां आपको बता रहा हूँ, मुझे बताइए, ये राम कहानियां समझ आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं अभी तक कुछ लग रहा? लेट मी नो स्टूडेंट्स, समझ आ रही है बातों को? किसी कोई स्टूडेंट, अगर आप में से किसी को भी कोई इशू आ रहा है, तानिया बेटा समझ आ रहा है, तानिया यू इन द क्लास, वरदान समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं हो रही? कहाँ है सुनहरा? ये सब साइमा आ आई रही है समझ। 150 प्लस आए। आपको पता है जब मैंने ना पॉलिटिकल साइंस, मैं आपको 147 की भी अपनी कहानी बताता हूँ।
मैंने ना जब CSS किया, जब मैंने किया ना, तो उस टाइम पर ना मेरी सिर्फ सिंपल BA थी, ठीक है, यानी BSc मैंने की हुई थी सिंपल उस टाइम पे। अभी तो नहीं, अभी तो मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह से आगे भी परसू किया है, तो अभी तो मैं लॉ भी साथ साथ कर रहा हूँ। बट उस टाइम पर ना मैं सिंपल BSc था सिंपल, वो भी zoology केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला। अच्छा, तो ना मैंने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी ना, तो मैंने पता है असाइमा क्या एम किया, मैंने देखा, और मैंने देखा कि हिस्ट्री में आज तक हाईएस्ट मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में कितने आए हैं, 179 है हिस्ट्री में आज तक हाईएस्ट, जहां तक मुझे उस टाइम पर मिले, या पता नहीं 169 इस तरीके से थे हाईएस्ट मार्क्स। एंड आई एम फॉर द हाईएस्ट एट दैट टाइम, एंड मेरे हाईएस्ट आए उस टाइम पर, ठीक है। बताने का, और मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं उस टाइम पर एक BA का बच्चा होके MA की बच्ची को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था। कैन यू बिलीव इट? ये सच्ची बात है। मारूफ उनका नाम था, मारूफ नासिर, ठीक है, मेरी कलीग थी वो। तो उन्हें मैं इस्लामियात भी पढ़ाता होता था, ऐसे 3-4 बच्चे जमा करके वो पढ़ते होते थे, हमारा ग्रुप था। और उन्हें, मैंने पॉलिटिकल साइंस का उनका पेपर था MA का, मैंने वो सारी उन्हें पढ़ाई और उनके पास हो गया। अब बताने का मकसद ये पता है क्या है? ऑलवेज एम फॉर द हाइएस्ट, स्काई इज नॉट द लिमिट। स्काई से ऊपर अर्श है, उस पर एम कीजिए भी, याद रखिए चीजों को। स्काई इज नॉट द लिमिट, यू हैव टू मूव इनटू द realms unseen। ऐसे realms में जाइए, ऐसे डोमेन्स में जाइए जहां, जिन्हें किसी ने आज तक अनलॉक ही नहीं किया। ऐसे डोमेन्स को टारगेट कीजिए, ताकि आप वहां पर पहुंचे जहां पर किसी की सोच भी ना हो। सो याद रखिए, इस तरीके से आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जी आइडियल स्टेट। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि जब किंग, प्लाटो का भी यही मानना था कि देखिए जी, अगर तो आपका किंग इनएफिशिएंट है, ठीक है, मेरी बात अब समझिएगा। प्लेटो का कहना था कि अगर तो आपके पास जी किंग साहब हैं जी अब्दुल हसीब इन एफिशिएंट हारिस, तो आपके पास मेयर अगर इन एफिशिएंट है कराची का, तो मैसेज भी वैसे ही हैं, ठीक है, लोग भी आपके पास इन एफिशिएंट है। अच्छा, अब पंजाब में ना आपका चलान बड़ा हो रहा है, हमारा आजकल बड़ा हो रहा है जी, मेरे भाई का अब 13,000 का चलान हो गया। अच्छा, अब इस सिनेरियो में अब हमें पता है चलान हो रहा है, सारी यानी गवर्नमेंट एक्टिव है ना, तो हम सारे हेलमेट पहन के निकलते हैं अगर बाइक पर जाते हैं तो, ठीक है। अगर हमें गाड़ी पर जाना है तो सीट बेल्ट पहन कर निकलनी है। तो यानी आपको बताने का मेरा मकसद यह है कि प्लाटो का यह कहना था कि जब आपकी हायर अथॉरिटीज सुस्त पड़ गई हैं, जब आपका लीडर सुस्त पड़ गया है, जब आपका टीचर सुस्त पड़ गया है, जब आपका किंग सुस्त पड़ गया है, तो लोग ऑटोमेटिकली सुस्त पड़ जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से इनका ये कहना था कि किंग सुस्त है, आपके पास पूरी की पूरी स्टेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। और इस वजह से प्लेटो साहब एक नई स्टेट का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, जिसे वो कहते हैं आइडियल स्टेट। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है आप सबको? मुझे बताएं स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? अब प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट इस वजह से पेश किया क्योंकि उन्हें लगता था कि स्टेट किंग इनएफिशिएंट है, स्टेट इनएफिशिएंट है, लोग इनएफिशिएंट है। अब इस स्टेट को एफिशिएंट करने की जरूरत। अच्छा, मुझे अपनी एक बात बतानी है स्टूडेंट्स। अब यहां पर यही लिखा है जी, फैक्टर्स दैट कंपेल्ड प्लेटो टू डेवलप द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। अच्छा स्टूडेंट्स, प्लेटो के कौन से ऐसे अभी दो फैक्टर्स हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, कौन से ऐसे दो फैक्टर्स थे जिन्होंने प्लेटो को मजबूर किया कि प्लेटो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दें? आप में से कोई मुझे पहला फैक्टर बताइए, वर्बली बता। Yes, teacher. Peloponnesian inefficiency of the king. पॉलीपोनेशियन वॉर, ठीक है, पॉलीपोनेशियन वॉर पहला हो गया, चलें जी, ठीक है। क्या हुआ था पॉलीपोनेशियन वॉर में, आपको पता ही है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बता सकता है? हारिस, would you like death to of tell? Socrates. हाँ जी, सोक्रेटिस को कैसे मारा गया था जी, बताइए। सर और पॉइजन दिया हाँ, गया था, poison मजबूर दिया। किया गया था पिलाने के बिल्कुल जी। सो यही यहाँ पर जी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, आपको ये पता चल जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस ये मैंने यहाँ पर साथ कोटेशंस, अब देखिए कोटेशंस ना मैंने काफी किताबों को रिसर्च करके ऐड की हैं, तो ये आप कोटेशंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तरीका यहाँ एक रख सकते हैं, किताब का नाम याद कर लें, एज अ सोर्स कोटेशन पढ़ के आइडिया अपने से बना लें, खुद लिखते हैं, ठीक है। फिर जी पॉलीपोनेशियन वॉर होती है, और यहाँ पर देखें जी कार्ल पॉपर, ठीक है, अपनी किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में क्या फरमाते हैं, एनीबडी पढ़ दें जरा इसे काइंडली जी, स्टूडेंट्स पढ़िएगा इसे। The disastrous failure of the Athens in the Peloponnesian War was also a failure of its political system. हाँ जी, मेरी बात समझ आ गई। कार्ल पॉपर भी यही कहते हैं जी, कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो पॉलीपोनेशियन वॉर में एथेंस हार गया था, तो इसका मतलब है कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम भी फेल हो चुका था, ठीक है। ये यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, केस स्टडी में। अब ना प्लेटो साहब क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, प्लेटो यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट पेश करते हैं। यहाँ से जी एक हेडिंग है, आई डोंट थिंक सो कि ऐड हुई है, मैं इसे ऐड करके आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर प्लेटोस, ठीक है, प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। फाकरा, आर यू इन द क्लास? मुझे बताइएगा, प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। अच्छा, अब ना जब प्लेटो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहली चीज प्लेटो पता है क्या कहते हैं?
प्लेटो इंसान को कहते हैं कि देखिए जी, डिवीजन करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या प्लेटो पता है क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि आपके पास एक मिली सोसाइटी है ना, इसमें ना एक मिली जुली भीड़ एग्जिस्ट करती है, एक मिली जुली भीड़ यानी मैसेज एग्जिस्ट करते हैं। अब हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क हैं, ऐसा ही है, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। साइमा किंजा से अलग है, ठीक है, फाइका अरिका से अलग है, भले ये दोनों बहनें हैं। अरिका जो है आपके पास खिरमन से अलग है। हसीब जो है हारिस से अलग है, भले दोनों कराची में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिजान सुलेमान अजीम से अलग है, भले दोनों लाहौर में रहते हैं, भले दोनों ही सीएसएस कर रहे हैं। मैं बस बताने का मकसद ये है, हर बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क है। अब प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि आपके पास ना एक तरीके के लोग यानी ऐसे होते हैं जिनमें ना सबसे पहले रीजन होता है। रीजन से मुराद है कि वो क्या करते हैं, हर चीज में लॉजिक को ढूंढते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट पैसा नहीं होता, बल्कि जिनका इंटरेस्ट होता है नॉलेज। अब ये तमाम लोग जो कि नॉलेज के पीछे जाते हैं ना, ये आपके पास फिलोसफर्स बनते हैं। क्या बनते हैं यहां पर बताइएगा? फिलोसफर्स बनते हैं। अभी किंग के ऊपर फोकस नहीं करना, फिलोसफर्स बनते हैं। यहां तक समझ आ रही है? फिर कहते हैं जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े बहादुर होते हैं, जो कि कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो कि लड़ते यानी अपने स्टेट के लिए, अपने हक के लिए लड़ मर जाते हैं। उन लोगों को कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि उन लोगों, वो लोग हैं जी वॉरियर। और आपके पास जो तीसरी स्टेट होती है, तीसरी स्टेट में आपके पास क्या होता है कि यहां पर प्लेजर के लिए लोग जाते हैं। इट इज नॉट ऑनर, ठीक है, इट इज जी लस्ट। आप यहां पर लिखेंगे लस्ट, ठीक है। लस्ट में क्या होता है कि लोगों को ना कुछ ऐसे, प्लेटो कहते हैं कि कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो कि ना लालच करते हैं। लालच किस चीज का करते हैं? पैसों का करते हैं। लालच क्या करते हैं? इमीडिएट प्लेजर का लालच करते हैं, ठीक है। यानी उन्हें होता है कि पैसे कमाएं और पैसे कमाते रहें, और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स होते हैं। अच्छा, अब मुझे यहां तक बात समझ आ रही है? ये जी प्लाटो यहां पर क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखें तो प्लाटो खुद ही यहां पर कहते हैं कि अ सोसाइटी रेस्टिंग अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर, कि एक सोसाइटी क्या करती है कि डिवीजन ऑफ लेबर में डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए ना स्टूडेंट्स, आपके पास डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट टाइप सुल्तान एग्जिस्ट करती हैं। जहां पर मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो हमारी सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करेगी। क्या मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो। क्या मैं बात यहां पर दुरुस्त कर रहा हूं कि हमारी कॉपरेशन की वजह सर से ही सोसाइटी आगे प्रोपेगेट करेगी? अब यही चीज प्लेटो यहां पर सर कहते इस हैं कि ग्राफ में इंटरेस्ट देना जरूरी है क्या? या सिर्फ ट्रेड्स और क्लास भी चलेगी? नहीं नहीं, इंटरेस्ट ना दें, कोई मसला नहीं, ट्रेड्स और क्लास के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने भी इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। अच्छा खैर, अब ना प्लेटो साहब यहां पर ये बात करते हैं, कहते हैं कि आपकी एक सोसाइटी में ना डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और आपके पास ये जो मैसेज होते हैं ना, डिफरेंट मैसेज में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ में जी रीजन हो सकता है, यानी वो हर चीज के पीछे रीजन के पीछे जाते हैं। कुछ में जी करेज हो सकता है, कुछ में जी लस्ट हो सकता है। अब आपने मुझे बताना है कि एक सोसाइटी में प्लाटो के मुताबिक सबसे ज्यादा कौन से लोग होते हैं? रीजन वाले लोग होते हैं, करेज वाले लोग होते हैं, कि लस्ट वाले लोग होते हैं? बताएं जरा मुझे। सर लस्ट वाले। लस्ट वाले? जी, लस्ट वाले होते हैं जी या सर, दूसरे? उसने कहा था कि सबसे ज्यादा जो मासेस अवेलेबल मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है वो ऑनर की होती है। प्लाटो ये कहते हैं कि आपके पास एक सोसाइटी में, अरिका बेटा, सबसे ज्यादा जो है ना, ये अगर आपके पास एक सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी में आपके पास सबसे ज्यादा, ये देखें जी, हाफ से भी ज्यादा आपके पास क्या होंगे कि आपके पास ऐसे लोग एग्जिस्ट करेंगे जिनमें लस्ट डोमिनेट करती है। और जो कि, अच्छा, और ये लस्ट वाले क्या होते हैं? ये किंग होते हैं, वॉरियर होते हैं, कि वर्कर होते हैं? बताएं जरा मुझे, ये क्या होंगे? वर्कर्स होते हैं। वर्कर। ठीक है, मेरी बात यहां तक आप सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? कोई अगर सवाल है तो मुझे बता दें, ठीक है। फिर प्लेटो कहते हैं कि आपके पास, यानी सबसे ज्यादा ये होते हैं, फिर आपके पास तादाद में करेज वाले लोग होते हैं। और करेज जिनके पास होती है वो होते हैं जी वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल जी, ये आपके पास हो गए करेज वाले लोग, ये आपके पास होंगे जी वॉरियर्स, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले जो आपके पास लोग होंगे, ये आपके पास होंगे जी, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपके पास होंगे जी ब्लू वाले, ये आपके पास होंगे वॉरियर्स, सोल्जर्स। और सबसे कम होते हैं जी आपके पास रीजन वाले। और यहां पर मेरी बात समझिएगा। अच्छा, किंग के पास प्लेटो के मुताबिक, क्या किंग के पास रीजन या नॉलेज था? मुझे बताइएगा, क्या किंग में रीजन, यानी जो आपके नहीं पास सर। आ गया, नहीं था। और उसके बाद किंग जो है उसने सोक्रेटिस को भी एग्जीक्यूट करवा दिया, तो क्या ये दोनों कंडीशंस प्लेटो के मुताबिक, क्या किंग में रीजन डोमिनेट कर रहा होगा? यस और नो, जल्दी से जरा मुझे बता दें स्टूडेंट्स। नो सर। अच्छा, तो
तो इसका मतलब है, और इस तरह से प्लेटो के मुताबिक जब आपके किंग में रीजन डोमिनेट नहीं था कर रहा, तो क्या स्टेट सही चल रही थी? बताएं जरा मुझे ये भी। नहीं सर। नो सर। किंग के मुताबिक यहां पर सुनहरा बेटा बात ये है, प्लेटो के मुताबिक, आई एम सॉरी, अगर तो हमें स्टेट को सही चलाना है तो फिर हमें ये नॉलेज वाले बंदों को ही आगे गवर्नमेंट में लेकर आना पड़ेगा। ऐसा ही है ये रीजन वालों को। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, लेट मी नो। सो इस वजह से ये जो नॉलेज वाले बंदे हैं ना, ठीक है, प्लेटो कहता है कि ये जो रीजन वाले बंदे हैं ना, इन्हें ही रूलिंग्स देनी चाहिए, इन्हें ही जो है ना आगे लेकर आना चाहिए, इन्हें ही स्टेट क्राफ्ट को, ठीक है, मैनेज करने का मौका देना चाहिए, और इन्हें ही फिलोसफर किंग बनाना चाहिए। क्योंकि प्लेटो के टाइम पर तो जो किंग था उसे कोई फिलॉसफी का, रीजनिंग का तो कुछ भी नहीं था आता प्लेटो के मुताबिक। तो इस वजह से वो कहता है कि देखिए जी, आपके पास जो रीजन जिनमें होता है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा किंग बनते हैं। और अगर फिलोसफर्स ही किंग बन जाएं तो फिर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतर होगी। फिर आपका किंग जो है वो रीजनिंग के साथ हर फैसला लेगा, सोच समझ कर फैसला लेगा। और जब किंग आपके पास एफिशिएंट होगा तो स्टेट क्या होगी? स्टेट फिर माठी पड़ जाएगी जैसे हमारी क्लास पढ़ी है, या स्टेट वैसी होगी जैसे हमारी क्लास एक्टिव है? बताएं जी स्टूडेंट्स। सर एक्टिव। समझ मेरी बात अभी तक समझ आ रही है? लेट मी नो। प्रॉस्परस की स्पेलिंग गलत है तानिया। दीज आर मोर डोमिनेंट ट्रेड्स, ही माइट हैव अदर्स टू। ठीक है, वो आते हैं ना, लेकिन यहां पर आपके पास एग्जिस्ट यानी डोमिनेंट ट्रेड है ये। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। तो प्लेटो यही कहते हैं अपनी आइडियल स्टेट में, कहते हैं जी आपके पास एक सोसाइटी में ना डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और जब ये सारे, ठीक है, तीनों की तीनों क्लासेस वाले एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ना, तब आपके पास आप आइडियल स्टेट कायम होगी। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ फर्क फर्क हो, ठीक है, बल्कि ये तीनों का यहां पर ये जी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आपको मैं बता चुका हूं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से मुराद है कि हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। ये जी आपके पास आ गए किंग, किंग्स में यानी यहाँ पे आपके पास वो वाले लोग जिनमें रीजनिंग होती है। तो ये जो रीजन वाले लोग होते हैं स्टूडेंट्स, ये रीजन वाले कहां पर जाते हैं? क्या ये वर्कर बनते हैं? बताइएगा, टेल मी सर स्टूडेंट्स। रीजनिंग वाले लोग जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं। लीडर्स होते हैं। और जो ब्रेव होते हैं यहां पर देखें तो ब्रेव क्या होंगे? ये एक हायरार्की बन गई, ये सोल्जर्स होते हैं। तो प्लेटो कहते हैं हर किसी के फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, हर सर किसी के अपने। आप एक बार वो वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे कि आपने कहा था प्लेटो को कह रहा था कि इन तीनों को साथ में काम करना चाहिए, आपने क्या कहा था? बिल्कुल बिल्कुल, इन तीनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। इनकी डिफरेंट प्रोपोर्शंस ये बताई गई हैं, ठीक है। अब यहां पर यही बात प्लेटो करते हैं कि कहते हैं कि ये जब सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ना, तब आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, आज हम सब जो हैं हम अपनी बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों की, हम यहां पर इन तीनों में से कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये तो बताएं जरा मुझे जी। सर चलें, रिवर्स वाली हम कैटेगरी छोड़ वाली। देते हैं, हम जनरल मैसेज की बात करते हैं। अगर हम अपने ऊपर नहीं ले सकते तो जनरल मैसेज हमारी सोसाइटी में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? तीसरी, दूसरी, पहली? सर थर्ड थर्ड। में। पाकिस्तान, ठीक है। यानी थर्ड। काम फैक्ट्रीज में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, वर्कर्स हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो ये काम करते रहेंगे तो काम तो पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे कहां से आते हैं? क्या सेकंड क्लास की तरफ से, सोल्जर्स की तरफ से, या थर्ड क्लास रूलर्स की तरफ से? बताइए। बिलावल भुट्टो की जी पेट्रोकेमिकल, रूलर। आप नवाज शरीफ वगैरह के देख लें, इत्तेफाक ग्रुप इंडस्ट्रीज है सारी, बताइए कहां से आते हैं पैसे? ये रूलर से आते हैं कि नहीं आते? सो बताने का मकसद ये है कि प्लाटो कहते हैं कि इन तीनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने की हसीब जरूरत है। और जब ये कॉपरेट करेंगे, लोग क्या करेंगे? एलीट्स के लिए काम करते जाएंगे, और एलीट्स इन्हें पैसे देते जाएंगे, इनकी सारी अपनी जरूरियात पूरी होती जाएंगी। तभी आपके पास जो है एक स्टेबल सोसाइटी डेवलप हो सकती है। ये मैं आपको बड़ा एक नैरो बता रहा हूँ, अभी फिलहाल नैरो बता रहा हूँ मैं आपको, फिर पहले कह रहा हूँ। सिर्फ पैसे की ही बात नहीं यहां पर करते, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके इन तमाम, और सिर्फ एलीट्स की ही बात नहीं यहां पर की जा रही, ठीक है, एलीट्स की नहीं, किंग की यहां पर प्रॉपरली बात यहां पर की जाती है कि ये सारे जितने भी आपके पास तीनों क्लासेस है ना, ठीक है, ये आपके पास तीनों क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस को एक दूसरे के साथ सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि हर एरिया में कोऑपरेट करना पड़ेगा। और जब ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तब आपकी सोसाइटी में पीस आएगी, तब आपकी सोसाइटी में अमन आएगा, और तब आपके पास एक आइडियल स्टेट कायम हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है जी? मुझे बताइए, लेट मी नो। क्लियर है यहां तक? कोई अगर सवाल है, सादिया आपका, सर हसी? हाँ जी।
मैंने पूछना था कि अगर हम रूलर किसी ऐसे को बनाते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वालिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर रूलिंग ज्यादा बेहतर नहीं होगी? जिसमें फर्स्ट टू क्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये वाला। जी। अच्छा, प्लाटो ने ना इसके लिए नूर बेटा एक थियोरी ऑफ एजुकेशन भी दी थी। उसने एक एजुकेशन का सिस्टम भी दिया था, उसमें ये सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें ये सारे फिल्टर आउट हो गए थे। ठीक है, और हम नहीं दे सकते, पता है क्यों? मैं आपको ये भी बात बताता हूँ। देखिए, अगर एक ही बंदे को रूलर भी बना दिया जाए और एक ही बंदा इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज्यादा होगा ना, ठीक है, अब सॉरी वॉरियर भी होगा और इंटेलेक्चुअल भी होगा, वहां पर भी आपके पास एब्सोल्यूटिज्म आएगा और बहुत सर, खतरनाक एब्सोल्यूटिज्म आएगा। उसके डिवीजन ऑफ लेबर वाली थ्योरी में ये नहीं था कि किसी कोई अगर मतलब नॉलेजेबल है, रीजनेबल है, तो वो करेजियस नहीं होगा। उसने बस ये कहा था कि इनकी ये मोस्ट डोमिनेंट ट्रेट होगी। हो सकता है सर कि वो करेजियस भी हों, नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट एक बताता हूँ। यहाँ पर जो इसने यहाँ पर ये वाली थ्योरी दी थी ना, उसमें इसने कहा था कि डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन ये जो सारी हैं ये रिसेसिव है। मेरी बात समझिएगा, ये रिसेसिव है। रिसेसिव से मुराद है कि आपके पास भले ही एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इन्हें आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कि देखिए, अगर आपके पास आज के टाइम पर आप देखें तो बहुत से ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो कि तरक्की करके एलिट्स बन जाते हैं। सो ट्रेड्स एग्जिस्ट करती हैं, प्लाटो ने ये बात की, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेट आप में अगर रूलर्स के पास है तो रूलर्स ब्रेव नहीं हो सकते। मेरी बात अंडरस्टैंड करें सारे। ठीक है, ब्रेव हो सकते हैं, लेकिन ये ब्रेवरी इनके अंदर जो है ये डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट आपके पास ये मिडिल इनमें जो फर्स्ट क्लास है, इनमें रीजनिंग डोमिनेट करती है, वाई वाला फैक्टर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इनमें रीजनिंग Really? डोमिनेट, यहाँ पे ब्रेवरी करती है। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स, फॉर एग्जाम्पल आपका ही मैं सवाल ले लेता हूं, कोई भी ऐसा शख्स इसमें ये दोनों है, तो पहली तो बात है ये दोनों बैलेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि एग्जाम्पल करती भी हैं और अगर उसे रूलर बनाया जाता है तो वो एक काफी खतरनाक मिक्सचर आपके सामने आ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइएगा मुझे। अब जी यहाँ पर ये है जी, डिवीजन ऑफ लेबर की यहाँ पर बात की, तो प्लाटो यहाँ पर कहते हैं, यानी एक सवाल आ सकता है कि हाउ डज द डिवीजन ऑफ लेबर एस्टैब्लिश एन आइडियल सोसाइटी? कैसे जी? सबसे पहले जस्टिस एस्टैब्लिश किया जाएगा। जब देखिए सारे कंट्री, सारे जितने भी आपके पास क्लासेस हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी तो उस टाइम पर जस्टिस एस्टैब्लिश किया जाएगा। और प्लाटो यही चीज अपनी किताब द रिपब्लिक्स में फरमाते हैं। कहते हैं जी, एवरीवन डूइंग देयर ओन वर्क एंड नॉट इंटरफेयरिंग विद अदर टास्क इज जस्टिस। कहते हैं जी, जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं जी, जब हर ट्रेड यानी हर इंडिविजुअल अपना अपना काम करेगा अपनी डोमिनेंट ट्रेड के मुताबिक। ठीक है, ये आपने अच्छा हुआ मुझे याद करवा दी, डोमिनेंट ट्रेड के मुताबिक काम करेगा तो तब जस्टिस एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा। जैसे जो वर्कर्स हैं तो वो वर्किंग करेंगे, जो आपके पास सोल्जर्स हैं वो क्या करेंगे? कंट्री की प्रोटेक्शन करेंगे, स्टेट की प्रोटेक्शन करेंगे। और जो आपके पास रूलर्स हैं वो क्या करेंगे? वो एफिशिएंट पॉलिसीज बनाएंगे। तो जब हर सोसाइटी, हर आपके पास सेक्ट जो है वो अपना अपना काम करेगा, हर लेवल अपना अपना काम को प्रॉपर्ली इंश्योर करेगा, तो तब आपके पास जस्टिस इंश्योर हो जाएगा। सही है सर, रूलर का करेजियस होना भी जरूरी है। अगर रूलर करेजियस नहीं होगा तो वो कैसे एफिशिएंटली परफॉर्म? बेटा इसमें ये लूप होल्स है ना, बेटा ये अब अप्लाई थोड़ी हो रही है, ये लूप होल आप बता रही है, पहले ये तो समझे। अभी लूप होल्स के बारे में तो आगे जाकर हम स्टडी करते हैं ना, पहले ये तो समझ ले आप। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है जी ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सोसाइटी। वो है जी, यहाँ पर तीनों डिवीजन ऑफ सोसाइटीज इसने दी हैं और एक यहाँ पर ये लिखा है जी, ईच क्लास फुलफिल इट्स फंक्शंस विदाउट एनक्रोचिंग ऑन अदर्स रोल। कि आपके पास कैसे आइडियल स्टेट डेवलप हो सकती है? सबसे पहले हमने बताया कि अगर तो ये तीनों अपने अपने रोल्स को फॉलो करते हैं तो जस्टिस डेवलप हो सकता है और इसकी वजह से आपके पास आइडियल स्टेट डेवलप हो जाएगी। और अगर तो हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि ये सारे के सारे सिर्फ अपना अपना काम करें और दूसरे के कामों में इंटरफेयर ना करें, लैक ऑफ इंटरफेरेंस, तब भी जस्टिस डेवलप किया, यहां पर आइडियल स्टेट डेवलप की जा सकती है। ठीक है, फिर यहां पर है जी इलिमिनेशन ऑफ केओस एंड इनएफिशिएंसी। प्लेटो आर्ग्यूज दैट अ मैन इज बेस्ट सूटेड टू वन ऑक्यूपेशन रेदर देन मैनी। यानी वहां पर कहते हैं ना, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। ठीक है, यहां पर यही बात प्लाटो भी करते हैं। प्लाटो कहते हैं अरिका कि नूर यहाँ पर ये बात करते हैं कि प्लाटो कहते हैं कि हर एक इंसान में ना एक ही डोमिनेंट ट्रेट होती है, सारी डोमिनेंट नहीं हो सकती, और वो अपनी डोमिनेंट ट्रेट के मुताबिक ही फंक्शन अगर करेगा तो उसके लिए बेहतर है, वो उसे फिर मास्टर कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? मुझे बताइएगा।
तो यहाँ पर यही बात की जाती है, प्लेटो करते हैं, कहते हैं कि देखें जी कैसे आइडियल स्टेट डेवलप हो सकती है कि जब आपके सारे इंडिविजुअल्स अपने अपने काम करेंगे और एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो उनकी डोमिनेंट, यहां पर ये वर्ड डोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेस्ट सूटेड ट्रेट है, उसी को ही अगर ये मास्टर करेंगे या पॉलिश करेंगे तो ये आगे ग्रोथ कर सकेंगे। सो ये यहां पर अगर तो हम यानी सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी अपनी डोमिनेंट ट्रेट के मुताबिक फंक्शन करेंगे तो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप यहां पर बता सकते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। फिर जी यहाँ पर एक एलिगरी ऑफ केव्स की भी ये देते हैं, ये इन्होंने रिपब्लिकन उसका रिपब्लिक उसकी छठा यानी 6th बुक है। यहां पर ये कहते हैं कि जस्ट एज शीप्स, ठीक है, रिक्वायर्स अ स्किल शिप रिक्वायर अ स्किल्ड नेविगेटर rather than an untrained crew, ठीक है, the state functions best when leadership is left to philosophers trained in wisdom and justice। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो फिलोसफर किंग की यहाँ पर बात की जा रही है ना, फिलोसफर किंग ऐसा नहीं है कि 20-30 साल के लड़के ने बन जाना है। फिलोसफर किंग जाके जो बंदा प्लेटो के इस आइडियल स्टेट की थियरी के मुताबिक ना, एक आदमी को अगर फिलोसफर किंग बनना है तो उसे 50 साल पढ़ना पड़ेगा, यानी 50 साल की उम्र में वो जाकर फिलोसफर किंग बनेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। सो इस सिनेरियो में यहां पर यही बात करते हैं कि ऑब्वियसली 50 इयर्स का जो एक शख्स होगा, ही इज अ नेविगेटर, ही इज अ वेरी गुड लीडर। वो जब 50 साल पढ़ेगा तो एक अच्छा लीडर बन जाएगा। तो यहाँ पर यही बात प्लेटो कहते हैं कि देखिए जी, अगर तो एक शिप है और उस शिप को इनएक्सपीरियंस बंदा चलाएगा, शिप डूब जाएगी। लेकिन अगर उस एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर जो है आगे लेकर जाएगा तो फिर बेहतर तरीके से उसकी ग्रोथ हो सकती है। सो ये यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हार्मोनाइजेशन ऑफ द सोल एंड स्टेट। अच्छा जी, यहाँ पर द आइडियल स्टेट मिरर्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोल। याद रखिएगा ये यहाँ पर बात बताया गया है कि आइडियल स्टेट जो है ना, प्लेटो कहते हैं कि हमारे सोल की रिफ्लेक्शन करती है, जिसमें रैशनल पार्ट है वो फिलोसफर किंग, ये सारा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अच्छा जी, प्लेटोस फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्रिएट्स एन आइडियल स्टेट दैट, ठीक है, वेयर ईच इंडिविजुअल्स, ठीक है, डज व्हाट दे आर नेचुरली बेस्ट एट। यानी सबसे पहले जी प्लेटो की जो आइडियल स्टेट के प्लेटो के मुताबिक आइडियल स्टेट में क्या होगा कि हर इंडिविजुअल सिर्फ वही काम करेगा जिसमें वो बेस्ट है, जो कि ट्रेट उसमें बेस्ट है, और साथ ही साथ लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ आपके पास उनके पास होगी जिनके पास विजडम है, पावर स्ट्रगल्स वालों के पास नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर तो कोई अपनी फोर्स की बेस पर लीडरशिप हासिल करना चाहता है तो प्लेटो के मुताबिक क्या वो लीडर बन सकता है, क्या वो लीडर बनने के यानी काबिल भी है, अगर कोई शेयर फोर्स की बेस पर लीडरशिप हासिल करना चाहता है तो। टेल मी स्टूडेंट्स। जी एनीबॉडी? सर कोई? मुझे सोल वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। सर अकॉर्डिंग टू प्लेटो सोल जो है वो मतलब कि जो क्वालिटीज एंड ट्रेट्स है उनको वो सोल कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसे वो सोल कहता है। अच्छा याद रखिएगा, सोल रूह नहीं होती। याद रखें, सोल और स्पिरिट दो अलग अलग चीजें हैं। साइकोलॉजी में भी थोड़ा बहुत इस पे ना फोकस किया जाता है। सोल पता है क्या होती है? सोल कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रीक्स में भी सोल कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है। रूह अलग होती है, ठीक है, सोल आपके पास अलग होती है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये भी आपके लिए शायद एक नई चीज हो सकती है। रूह जो होती है वो तो आपको पता ही है ना, जो बदरूएं चड़ेलें वगैरह होती हैं, ठीक है, वो जो भूत आया में शी कोई है में होती थी, याद है वो वाली। अच्छा, बट ऑन द अदर हैंड आपके पास स्टूडेंट्स जो सोल होती है, सोल से मुराद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय नो मीन इसे रूह के साथ कंफ्यूज करें। ऑलराइट किंजा, अभी समझ आ गई आपको? यस सर सर समझ आ। हाँ जी। हम लोग ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के मुताबिक ये कह सकते हैं कि लीडरशिप एब्सोल्यूट नहीं थी अकॉर्डिंग टू प्लेटो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लीडरशिप इज बेस्ड ऑन विजडम नॉट पावर। तो हम ये कह सकते हैं क्या? नहीं, यहां पर लीडरशिप एब्सोल्यूट है बल्कि, ठीक है। आप फिलोसफर किंग को चैलेंज नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट से मुराद है कि आप कोई भी ऐसे इंडिविजुअल को, यू कैन नॉट चैलेंज दैट इंडिविजुअल, यू कैन नॉट चैलेंज हिज पावर, और हर हर तो नहीं, खैर हिज पावर। तो एब्सोल्यूटिज्म यहां पर प्रिवेल करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूटिज्म यहां पर नहीं, किंग को चैलेंज, किंग जो मर्जी कर सकता है जी। फिलोसफर किंग आप बन गए एक दफा, उसके बाद आप बंदे मारें, कुछ भी करें प्लेटो के मुताबिक, ठीक है। इवन प्लेटो पता है क्या कहता है? प्लेटो यहां पर आगे सर वाई एजुकेशन, नॉट हर? सॉरी, प्लेटो तो नहीं मैंने कहा वाई नॉट हर, क्योंकि प्लेटो तो हाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता था। वो तो औरतों को बिल्कुल पीछे रखने की बात नहीं करता था। वो तो एरिस्टोटल था जो मैंने औरतों और मर्दों में फर्क करता था। हम जो है ना आपके पास किंग्स क्वींस एग्जिस्ट की हैं, आपको पता ही है, जो इन्होंने प्रॉपर रूल किया, ठीक है। हर का वो एक अलग इशू आ जाएगा। अच्छा, प्लेटो ने इवन ये भी कहा था हसीब कि आपके पास जो स्पेशल चिल्ड्रन है ना, वो आइडियल स्टेट पर बर्डन है, वो पैदा होते ही मार दो उन्हें, वो बर्डन ही है ना, मार दो उन्हें।
तो किंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो किंग जो है एब्सोल्यूटिज्म है यहाँ पर, ठीक है। ये उसके ऊपर जब आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो आप ऐड करेंगे, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है कि लीडरशिप इज बेस्ड अपॉन विजडम नॉट पावर, और जब आपके पास विजडम आ जाता है तो विजडम के बाद आप अगर फिलोसफर किंग बन जाते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। जस्टिस प्रिवेल्स, ठीक है, एज ईच क्लास परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। सो प्लेटो के फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, आइडियल स्टेट के मुताबिक, कि जब हर क्लास अपना अपना काम करेगी तो उस टाइम पर आपके पास जस्टिस एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रही है बातों की? मुझे बता दें स्टूडेंट्स। सो यहां पर अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से आपके पास प्लाटो साहब कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट डेवलप की जा सकती है। कैसे डेवलप की जा सकती है आइडियल स्टेट? मुझे आप में से कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? टेल मी। सर जो हर मतलब के हमारे पास जो ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो हर मतलब कि हर सर मैं भूल गई। सर इंडिविजुअल। डिवीजन ऑफ लेबर के तहत जिसका जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो बेस्ट सूटेड है एक काम के लिए, वो अपना वो काम करे। बिल्कुल। सर मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है कि सर एक टाइम पे प्लेटो ने कहा है कि जो तीनों स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करें। फिर सर एक एट द सेकेंड टाइम वो कह रहे हैं कि हर कोई जो अपने डोमिनेंट ट्रेड्स पे मतलब अलग अलग अपने रोल को करे। तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा? कोऑपरेट तो तब किया जाता है जब आपस में डिस्कशन की जाती है, आपस में मतलब कि अलायंसेस बिल्ड की जाती हैं। ये तो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो जाता? आप इंटरफेरेंस और कॉपरेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉपरेशन की जा सकती है, मेरी बात समझे। प्लाटो कह रहे हैं कॉपरेशन होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल, किंजा आपकी पॉलिटिकल साइंस बड़ी है, आपका लिटरेचर बड़ा अच्छा है जी, मैं कहता हूँ जी किंजा आपने क्या करना है कि ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, आपको मैंने डिपार्टमेंट दे दिया। अब आप और मैं मिलकर किस तरीके से ऐसे के सेक्शन को या ऐसे के सेशन को बेहतर बनाना है, हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके वर्किंग में इंटरफेयर करता रहूंगा तो आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। मेरी बात अंडरस्टैंड अप करेंगे आप? तो प्लाटो ने ये कहा है कि इनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए। ओके, मेरी बात समझ आ गई आपको? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हो जाते हैं। सो प्लाटो ने यहाँ पर कहा जी स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन एन आइडियल सिस्टम के। प्लाटो कहते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं। सबसे पहले जी आपके पास एरिस्टोक्रेसी, प्लाटो ने यहाँ पर जी ये पेश की थी, याद रखिएगा, ठीक है। प्लाटो के मुताबिक सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है जी आपके पास एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी वो है जी जब आपके बेस्ट फिलोसफर किंग्स जब रूल करते हैं, ठीक है। जब आपके पास फिलोसफर किंग रूलर बन जाता है ना, तो उस टाइम पर जो आपके पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी में याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक रूलर, एक फिलोसफर किंग रूल करेगा, बल्कि इसके अंडर डिफरेंट मिनिस्टर्स भी होंगे, और वो मिनिस्टर्स भी बहुत से इंटेलेक्चुअल बीइंग्स होते हैं, ठीक है। मेरी बात अंडरस्टैंड सारे कर रहे हैं? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। केस स्टडी यहां पर यही लिखी है जी, जस्टिस विजडम एंड नॉलेज इज गाइडेड बाय लीडर्स, ठीक है। सो यहां पर कहते हैं जी द रूलर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन, यदि रूलर से मुराद होता है कि आपके पास एक फिलोसफर किंग, और फिलोसफर किंग के बाद आपके पास जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड अपॉन द मेरिट, विजडम एंड देयर एबिलिटी टू गवर्न। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आप भी ब्यूरोक्रेट आपकी इसी एबिलिटी पर बनेंगे, योर एबिलिटी टू गवर्न, ठीक है। सो ना ये पर्सनल गेन्स की बेस पर, ठीक है। पर्सनली अगर कोई भी एक बाप है बादशाह और उसका अगर बेटा है ना, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप अगर आगे जाकर अभी हम इसे स्टडी भी करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं यहां पर आइडियल स्टेट में मुतारफ करवाया गया था हसीन, कि अगर बाप बादशाह तो बेटा भी बादशाह होगा। आइडियल सिस्टम में प्लेटो ने इस चीज पर फोकस नहीं रखा, ठीक है। बल्कि आइडियल स्टेट में प्लेटो ने इस चीज पर फोकस रखा था, कोशिश की थी उसने कि हर इंसान अगर तो फिलोसफर किंग यानी कोई भी बंदा फिलोसफर किंग वो बनेगा जो इसके अंदर गवर्न करने की, जिसके अंदर मैनेज करने की, लीडरशिप की क्वालिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। सो यही यहां पर बात करते हैं एरिस्टोटल, प्लाटो। वो कहते हैं कि देखिए जी आपके पास लीडर्स जो हैं अपने मेरिट की बेस पर सिलेक्ट किए जाएंगे, और जब स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स लीड करेगा और उनके ऊपर एक फिलोसफर किंग होगा तो इसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, और यही आपके पास एक आइडियल स्टेट के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेरी बात यहां तक आप सब समझ रहे हैं? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। फर्दरमोर आप में से मुझे कौन बताएगा कि तानिया समझ आ रही है? लेट मी नो। और दूसरे सारे जो हमारे स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स? मुझे जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, और मेरा जी कोशिश है कि सर, लिख रहा था। अब स्टूडेंट्स एक बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। प्लेटो कहां पर पैदा हुआ था? जगह का नाम जरा मुझे बता दें। सर एथेंस एथेंस। में, ग्रीस में। बिल्कुल। अब ना प्लेटो एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है जिसका नाम था टिमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं,
डेमोक्रेसी। ठीक है, पढ़िएगा आप में से कोई भी। एनीबडी प्लीज रीड फॉर अस। A government led by individuals driven by honor and a love for military conquest rather than wisdom or will. It emerges when the aristocracy degenerates because of the ruler's human imperfections. सिकंदर आजम के बारे में आप सबने सुना है। सिकंदर आजम ने क्या किया था? क्या कैसे लिखते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या किया था इन्होंने जो इनकी सर सबसे 25 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। बिल्कुल। अब प्लाटो भी यही बात करते हैं, कहते हैं जी आपके पास एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है जब आपके पास एक ऐसा लीडर होता है जो कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करता है, जैसे हिटलर हो गया। ठीक है, हिटलर यहाँ पर क्या था, उसने भी तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ही किया ना, यानी मिलिट्री चार्जमेंट उसने किया, यानी ये सारी चीजें की। तो यहाँ पर यही बात करते हैं, कहते हैं जी अ गवर्नमेंट लेड बाय इंडिविजुअल्स, जिसमें इंडिविजुअल्स जो आपके पास रूलर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वॉर करते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। जैसे इसराइल की आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसराइल भी यही नहीं कर रहा, वॉर कर रहा है अपनी एक्सपेंशन के लिए, बताइएगा। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना प्लाटो कहते हैं जी ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, अच्छा अब प्लाटो के टाइम पर डेमोक्रेसी कौन से एरिया में एग्जिस्ट कर रही थी, बताएं तो सही जरा मुझे। सर स्पार्टा में, रोमन्स में। स्पार्टा में। ठीक है, अब यहाँ पर प्लाटो अपनी द रिपब्लिक बुक नंबर 8 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा आप भी पढ़ दीजिए हसीबी से जरा। एंशियंट एथेंस, सर कहाँ से पढ़ना है, केस स्टडी से? ये स्टडीज पढ़ते हैं जी। Ancient Athens, under the leadership of generals like Pericles, demonstrates elements of democracy. The society placed a high value on military achievements and civic honor, but lacked the philosopher king ideal of deep wisdom. ठीक है, यहाँ पर यही बात की जाती है कि एंशियंट एथेंस में यही सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, और स्पार्टा में भी उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन प्लेटो के मुताबिक एथेंस में भी उससे पहले यही चीजें एग्जिस्ट करती थी। कोटेशन भी पढ़ दें जरा एक दफा। The less educated rulers who succeed the philosopher kings begin to value honor and physical accomplishments more than wisdom. हाँ, The book Republic. ठीक है, यहाँ पर कहते हैं जी द लेस एजुकेटेड रूलर्स हु सक्सीड द फिलोसफर किंग्स, ठीक है, बिगिन टू वैल्यू ऑनर एंड फिजिकल एम्फेसाइज, यानी आमतौर पे ऐसा होता है कि फिलोसफर किंग के बाद जो रूलर्स आते हैं वो लेस एजुकेटेड होते हैं और वो क्या करते हैं, फिजिकल अकम्पलिशमेंट्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, और इस वजह से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। मोंटेस्क्यू आपके पास एक फिलोसफर थे, ये क्या कहते हैं जी डेमोक्रेसी के मुताबिक। अच्छा आपने ना अपने क्वेश्चंस को रिलेट करना है, अगर प्लेटो पर सवाल आया ना तो ऐसे नहीं है प्लेटो का आइडियल स्टेट आपने ऐसे ही लिख देना है। अब उसमें आपने बताना है कि अरिस्टोटल का क्या व्यू था, आपने बताना है मोंटेस्क्यू का क्या व्यू था, आपने एटलीस्ट एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली इनके बारे में थोड़ा लाजमी आपने बताना है। ठीक है, सो यही हम देख लेते हैं जी कि डेमोक्रेसी के बारे में मोंटेस्क्यू के क्या व्यूज है। मोंटेस्क्यू कहते हैं जी ऑन डेमोक्रेसीज इन द स्पिरिट ऑफ लॉज आर्ग्यूइंग दैट दे रिलाई हेवीली ऑन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एंड कैन फॉल प्रे टू इंटरनल स्टेट ड्राइव इफ ऑनर इज परस्यूड एट द एक्सपेंस ऑफ जस्टिस। यानी यहाँ पर यही बात करते हैं और कहते हैं जी मोंटेस्क्यू कि अगर तो वाकई ही इस तरीके से हैवी मिलिट्री रिलायंस की जाती है तो इस सिनेरियो में आपके पास काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी ओलिगार्की। ओलिगार्की स्टूडेंट्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, थोड़े से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन वो सारे बहुत वेल्दी होते हैं, और वो जब वेल्दी इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट को स्टेट को चलाते हैं तो स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है ओलिगार्की। ठीक है, कोटेशन पढ़िएगा जरा इसे जी। किंदा प्लीज रीड द कोटेशन फॉर अस। An oligarchy is a state where the rich rule and the poor have no share in government. ठीक है जी, यहाँ पर जी ओलिगार्की में कहते हैं कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर रिच रूल करते हैं और पुअर का कोई भी गवर्नेंस में शेयर नहीं होता। तो ये एक बड़ा खतरनाक सिस्टम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जहां पर ये रिच रूल कर रहे हैं ओलिगार्की में, तो क्या ये अमीर अपने बेनिफिट के लिए ही काम करेंगे या ये पुअर के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, ये तो बताइए जरा मुझे जी। सर ये पावर एक्यूमुलेशन और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए काम करेंगे। ये चाहेंगे कि ये पावर कभी लूज ना करें और अपनी वेल्थ भी जनरेट करते रहें जो इनके सेल्फ इंटरेस्ट होंगे। डेफिनेटली। तो आपके पास ओलिगार्की क्या मैसेज के लिए बेनिफिशियल होगा किसी तरीके से, ये भी जरा बता दीजिए मुझे जी स्टूडेंट्स। No, क्या sir. फिर नहीं बेनिफिट? होगा। ठीक है, नहीं होगा। नेक्स्ट आता है जी डेमोक्रेसी। सर एक डेमोक्रेसी, सवाल है मेरा। हाँ हाँ। सर इसमें जैसे पहले एरिस्टोक्रेसी है, उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई, तो उसमें ये लिखा है कि सर जब क्या कहते हैं मतलब दो तीनों को इससे लिंक किया हुआ है क्या आपस में, कि एक फॉर्म से अगर उसकी निचली फॉर्म ये है, जैसे डेमोक्रेसी में बोला है कि अगर लीडर जो है
वो उसके पास नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो उसका ऑनर के लिए जो है वो, और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए लव बढ़ेगा। और ओलिगार्की में ये लिखा है कि दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अराइज व्हेन रूलर्स इन अ डेमोक्रेसी बिगिन टू प्रायोरिटाइज वेल्थ ओवर ऑनर। तो सर क्या ये पिरामिड की तरह है कि एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी आ रही है, ये या कोई कनेक्टेड। इसका लिंक है आपस में? हाँ, मैं कनेक्टेड आपको सारा कनेक्शन भी बता देता हूँ। सबसे पहले पता है क्या है कि एक बंदा रूल कर रहा है, लेकिन वो एक बंदा जब रिमूव हो जाता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट लीडर आता है ना, वो नेक्स्ट लीडर क्या करता है, वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, जब ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वाला भी फेड अवे कर जाता है तो फिर आपके पास नेक्स्ट कौन सा आता है जी, ओलिगार्की। फिर लोगों को ये पता चल जाता है कि एक बंदा ना अगर तो रूल करेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर लोग क्या करते हैं कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रूल करते हैं, और वो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स रूल करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए जरा, डेमोक्रेसी के बाद क्या था वो? ओलिगार्की। ओलिगार्की से। लेकिन फिर ना ओलिगार्की भी करप्ट हो जाती है, जैसे कि आपने भी बताया। फिर ओलिगार्की के बाद लोगों को पता चलेगा कि नहीं जी, एक बंदे ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, फ्यू बंदे आए उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। फिर यहां पर एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा लोगों की जानिब से, और वो होगा जी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जैसे यहां पर ओलिगार्की था जी, रूल बाय फ्यू या रूल बाय मैनी, बताएं जरा मुझे जी सर स्टूडेंट। रूल बाय मासेस होगा इसके अंदर, क्योंकि मासेस सिलेक्ट करती हैं डेमोक्रेसी में। ओलिगार्की ओलिगार्की। ओलिगार्की तो सर, तो वो तो एलिट्स का था, वो एलिट्स ऑफ फ्यू होता है हमेशा। और यहां पर डेमोक्रेसी में क्या होगा कि रूल बाय मैनी। लेकिन यहां पर ये जो है ना, आज सबसे ज्यादा एप्लीकेबल तो यही है, लेकिन सबसे खराब भी यही है। ठीक है, तो यही यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स रूल कर रहे होते हैं। फिर जब आपके पास डेमोक्रेसी भी फेल हो जाती है, आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का फेलियर की वजह से पता है क्या लोग सोच रहे हैं, कि आपके पास रूल बाय वन जो है ना बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखिए रूल बाय वन, फिर लोगों को पता चल जाएगा कि हो जी रूल बाय मैनी का तो बेड़ा गर्क हो गया था, तो रूल बाय वन हम यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर ये साइकिल आपके पास ऐसे ही चलती जाएगी। ओके, जी मुझे बता दीजिए सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये मैसेज, ये साइकिल जो है ना आपके पास ऐसे ही चलती जाएगी। सबसे पहले रूल बाय वन आ गया, फिर वो करप्ट हो गया, फिर रूल बाय फ्यू आ गया, वो करप्ट हो गए, रूल बाय मैनी आ गया, वो करप्ट हो गए, फिर आपके पास ये आ गया, और ये साइकिल ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड सर ऑन। वो डेमोक्रेसी दिखा देंगे थोड़ी देर के लिए? डेमोक्रेसी, ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट अप आपके पास आ जाता है जी स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट। अच्छा स्टूडेंट्स, प्लेटो के आइडियल स्टेट की अगर मैं सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कहता हूं कि उसने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, चलिए आप मुझे बताइए प्लेटो के आइडियल स्टेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे इसके बारे में जी सर स्टूडेंट्स। 3 थे नहीं, तीन नहीं थे। जो हमने अभी पढ़ा है सर, उसमें तो ये था कि जस्टिस होनी चाहिए। सॉरी, जस्टिस आएगी जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जस्ट दूसरा था, नहीं, बस ठीक है। जस्टिस में यहां पर देखिए तो सबसे पहले पता है क्या है, कि प्लाटो कहता है कि जस्टिस का मतलब है जब हर बंदा अपने अपने काम से मतलब रखता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना अगस्टीन भी यही बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स फ्रॉम मेडलिंग इन अदर इन ईच अदर्स ड्यूटीज। अगस्टीन जो है ना, ये भी प्लाटो के इसी पॉइंट ऑफ ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक ना कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जो कि था सिटी ऑफ गॉड, खुदा का शहर। और अगस्टीन भी यहाँ पर देखिए, मैं अब रिलेट कर रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है, मैं ना प्लेटो के साथ दूसरे फिलोसफर्स को रिलेट कर रहा हूं, कि अगस्टीन भी यहां पर सिटी ऑफ गॉड में कहते हैं कि देखें जी, आपके पास सिटी ऑफ गॉड तब भी एस्टैब्लिश होगी जब आपके पास क्या चीज एस्टैब्लिश होगी, मुझे बताइए। खुदा अल्लाह ताला किस चीज पर फैसला करता है, बताएं? जस्टिस की बेस पर ना। तो यहां पर भी यही बात वहां पे ये करते हैं, कहते हैं जी आपके पास, अगस्टिन भी वही प्लाटो वाली बात ही करते हैं। प्लाटो ने कहा जी आपके पास आइडियल स्टेट तब स्टैब्लिश होगी जब जस्टिस होगा। अगस्टिन ने कहा कि आइडियल स्टेट सिटी ऑफ गॉड तब स्टैब्लिश होगी जब आपके पास क्या होगा, कि जस्टिस होगा। तो यही आपके पास यानी सारा का सारा पॉइंट्स यहां पर आ सकता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? उसके बाद जी द ट्राइपेटाइट क्लास सिस्टम, ठीक है, कि तीनों में से डिवाइड किया गया। ठीक है, कि आपके पास, आपको पता है कि सोसाइटी में ये भी एक इसका रोल है। उसके बाद जी रोल ऑफ फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग के रोल के बारे में भी बताया जाता है कि फिलोसफर किंग बड़ा अच्छा है, और फिलोसफर किंग क्या करता है कि अपने लोगों की, अपनी रिया की हर जरूरत को पूरा करता है। प्लाटो की रिपब्लिक वन किताब है, यहाँ पर प्लाटो कहते हैं द हैवीएस्ट पेनल्टी फॉर डिक्लाइनिंग टू रूल इज टू बी रूल्ड बाय समवन इंफीरियर टू योरसेल्फ। कि सबसे बुरी बात एक रूलर के लिए यह है कि अपने से छोटा जो है, या अपने से कम इंटेलेक्चुअल बंदा उसे रूल करे। तो इस वजह से प्लाटो कहता है कि फिलोसफर किंग को मौका देना चाहिए ताकि आगे आकर ही अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। फिर जी फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन स्पेशलाइजेशन, ये तो जरा मुझे बताएं जी स्टूडेंट्स, व्हाट जहाँ वाज। हर इंसान अपनी डोमिनेंट ट्रेट
ट्रेड के हिसाब से रूल कर रहा हो, या वो अपना वो वाला काम क्या मैं अंजाम दे रहा हो जो उसके अंदर सबसे डोमिनेंट ट्रेट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब है कि आपके पास प्लेटो की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन दरअसल आपके पास जो है ये आइडियल स्टेट की एक कैरेक्टरिस्टिक है? लेट मी नो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। जी ठीक है। फिर जी कम्युनल लाइफ, अब ये जी थोड़ा सा खतरनाक और अजीबोगरीब सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना प्लेटो यहाँ पर कहते थे कि जी एक किंग है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक किंग के पास, फिलोसफर किंग है यानी उसके पास पावर है, तो क्या वो करप्शन कर सकता है? मुझे बताएं जरा स्टूडेंट्स, क्या वो करप्शन करेगा? यस सर, कर सकते कर हैं सकता है सर, जी। पॉसिबल है, कर सकते हैं। करेगा करप्शन, ये बताएं मुझे जरा जी। मैं बताता हूँ। इस वजह से करप्शन करेगा कि पैसों को गेन कर सके, इस वजह से करप्शन करेगा कि चलो उसका बेटा फिर सियासत में आ सके, इस वजह से ही करप्शन करेगा ना वो, मुझे बताइएगा। अपनी अपनी यस फैमिली सर। के लिए और इन चीजों के लिए। एरिस्टोटल यहाँ पर बात, प्लेटो यहाँ पर बात करते हैं, कहते हैं जी ये सिस्टम ही खत्म करो फैमिली का। प्लेटो कहते हैं कि आपके पास जो थियरी ऑफ आइडियल स्टेट है ना, इसमें सारे लोग, सारे आदमी, सारी औरतों के शौहर हैं, ठीक है, और सारी औरतें सारे आदमियों की वाइफ्स हैं। कम्युनल लाइफ है जी, ठीक है। कोई किसी का हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई किसी का जो है शौहर नहीं है, कोई किसी की बीवी नहीं है, ठीक है। सारे एक दूसरे के साथ ये जो है कम्युनिटी लाइफ गुजारेंगे, ठीक है। और जब भी आपके पास स्टेट को, फैमिली को आगे बढ़ाने की बात आएगी तो दे विल ओपनली रिप्रोड्यूस, और उसके बाद वो जो बच्चे हैं, बच्चे भी उनके पास नहीं रहेंगे, बच्चों के लिए भी मदर्स अपॉइंट की जाएंगी, ठीक है। मदर्स को नहीं पता होगा कि उनमें से कौन सा इनका बच्चा है, मदर्स को हायर स्टेट करेगी, और उसके बाद उन मदर्स का काम होगा कि बच्चों को फीड करवाएं, बच्चों की आबयारी करें। सो इस तरीके से सारा सिस्टम चलेगा ताकि गार्डियंस जो आपके पास हैं, जो आपके पास किंग्स हैं, वो करप्शन ना कर सकें। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, करप्शन ना आपके पास पॉलिटिकल साइंस में दो चीजों के लिए होती है, पैसे के लिए, ठीक है, या प्रॉपर्टी में। और ये क्यों होती है जी? ये फैमिली के लिए होती है, ठीक है। तो फैमिली का कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म कर दिया जाता है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल फॉर फैमिली। हाँ, फॉर फैमिली और प्रॉपर्टी, सब के लिए जी, प्रॉपर्टी भी आयशा और फैमिली भी। कोई किसी की प्रॉपर्टी के बारे में, प्लेटो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये कांटे जो होता है ना, छुरी चम्मच वाला वो जो कांटा होता है, कहते हैं वो भी एक किंग का नहीं होगा, ठीक है। इकट्ठे सारे होंगे, कम्युनिटी में ये रहेंगे, कम्युनिटी में खाएंगे, कम्युनिटी में पिएंगे, कम्युनिटी में इसी तरीके से मामलात को करेंगे। इसे कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी कहा जाता है बेसिकली। ऑलराइट आशा, समझ आ रही है बेटा? आशा, अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें जरा ये क्वेश्चन, इफ यू कैन रीड इट, अगर नहीं तो आप में से कोई पढ़ दें। साइमा, अगर आप पढ़ सकती हैं तो पढ़ें इसे। साइमा, अरिका, कोई भी नहीं है क्लास में सर मैं जी? पढ़ दूं? मैं पढ़ूं? क्वेश्चन पढ़ें। They will possess no property beyond that, beyond what is absolutely necessary. They will have common meals and live together like soldiers in a camp. हम्म, समझ आ गई? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी जी, ठीक है। सो ये यहाँ पर बात की जाती है। फिर जी एजुकेशन ऑफ द गार्डियंस, एजुकेशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपके जो भी गार्डियंस हैं, प्लेटो ना तीन जो है आपके पास तीन तरीके का, यानी एक एजुकेशन, एजुकेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 7 साल से 20 साल तक, कहते हैं जी 20 साल की उम्र में एक पेपर होगा, और 20 साल की उम्र में जब पेपर होगा, जो बच्चा पास हो जाएगा वो आगे जाएगा, ठीक है, पास वाला आगे जाएगा, और जो फेल हो जाएगा वो क्या बनेगा? उसे वर्कर बनना चाहिए प्लेटो के मुताबिक, किंग बनना चाहिए कि सोल्जर बनना चाहिए? बताएं जरा। द वर्कर। हाँ, फिर वो सारी जिंदगी सोल्जर या किंग नहीं बन सकता। और फिर पैंतीस लेकिन साल सर, बाद पेपर होगा, और फिर 50 साल की उम्र में जी। सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि अगर वो कर्जियस होगा तो हम उसको सोल्जर बना सकते हैं। नहीं, वो एक दफा फेल हो गया तो फिर नहीं, ठीक है, फिर नहीं। सर एक अगर बात उसमें बताएं। कर्जियस वाली क्वालिटीज होंगी तब भी नहीं। ना ना ना, वो जो प्लेटो का ये कहना था कि जिसकी क्वालिटीज होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। एजुकेशन का सिस्टम हमारा, हमारी तरह थोड़ी था वो किताबों वाला, रट्टे मारने वाला। उनका एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से डेवलप था, ठीक है, कि जो आपकी डोमिनेंट ट्रेड्स हैं उन्हें बाहर लेकर आया जाता था, ठीक है। जिमनेजियम करवाया जाता था, एस्थेटिक्स करवाया जाता था, और ये सारी चीजें, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर इंडल्ज की गई थी, ठीक है। ओके। सर एक बार ये 7 to 20 वाला आपने जो बताया था एज, ये रिपीट कर देंगे, क्या होगा 7 to 20 में, और 35 में क्या होगा? 17 नहीं हसीब, 20 साल की उम्र में पेपर होगा, और अगर पेपर कोई फेल होता है तो वो नहीं नहीं सोल्जर। सर, वो 17 नहीं, 7 पूछ रहा हूँ मैं, 7 to 20 आपने कहा था कुछ।
फर्स्ट एजुकेशन का फेज है ये जी, फर्स्ट एजुकेशन का फेज है, ठीक है। एजुकेशन का पहला फेज ये होगा, बेसिक जिम्नेजियम एस्थेटिक्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, और 20 से 35 साल की उम्र में बेसिक मैथमेटिक्स फिलोसफी पढ़ाया जाएगा। 35 साल की उम्र में जिसका पेपर होगा, जो पास होंगे वो आगे जाएंगे, जो फेल होंगे वो सोल्जर बन जाएंगे। और जो 50 साल की उम्र में फिर आपको एडवांस, यानी ये 15 साल की इस गैप में, विंडो में आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स फिलोसफी साइंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, और जो पास होगा वो फिलोसफर किंग बनेगा। जो यहां पर आकर फेल होगा वो आपके पास मिनिस्टर्स बनेंगे। सो ये आपके पास एजुकेशन की बात की जाती है कि गार्डियन की एजुकेशन बड़ी जरूरी है। फिर जी नोबल लाए की बात की जाती है। नोबल लाए में प्लेटो ये कहते हैं कि देखें जी, हर जितने भी आपके पास इंडिविजुअल्स हैं किंजा, जैसे आपके पास किंग है, तो किंग में एक मेटल भी पाया जाता है, वो मेटल है जी गोल्ड, ठीक है। जो आपके पास सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स में भी एक मेटल पाया जाता है, ठीक है। सो ये बात यहाँ पर की जाती है। लियो स्ट्रास इसे सपोर्ट करते हैं, और लियो स्ट्रास यही कहते हैं कि आप पॉलिटिकल सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लाइज, कि एक सोसाइटी झूठ के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ये एक नोबल लाए था, ठीक है, कि मिथ ऑफ द मेटल्स, कि हर इंडिविजुअल में मेटल उसकी क्वालिटी के मुताबिक एग्जिस्ट करता है। फिर जी इक्वालिटी ऑफ वुमेन, दोनों जेंडर्स को प्लेटो ने, आपको आपसे अगर पूछा जाए ना कि दुनिया का पहला फेमिनिस्ट कौन था, तो ये प्लेटो था। प्लेटो ने औरतों की भी बात की थी कि औरतों को भी रूल देना चाहिए जी, औरतों को भी एजुकेशन बराबर देनी चाहिए। सो ये बात यहां पर की जाती है। और सेंसरशिप ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ आर्ट्स की बात की जाती है, कि हर तरीके से सर आर्ट्स, लास्ट 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या, ये मेटल वाला और इक्वालिटी ऑफ वुमेन वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेटल्स वाला जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उन्हें भी नहीं पता ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगा, तो मैं इसे सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर लिखिए, ठीक है। अच्छा, सर लेकिन सेंसरशिप, हम इसको आइडियल स्टेट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, मेटल वाले पॉइंट को? जब हम अपने मेटल्स के मुताबिक एक्ट करेंगे, मेटल से मुराद है कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पास थी, रीजनिंग वाली, ये वो सारी, ठीक है। तो वो जिसके अंदर गोल्ड है वो किंग है, जिसके अंदर ब्रोंज है वो सोल्जर है, जिसके अंदर मेटल है, ठीक है, जो स्टील है वो आपके पास वर्कर है। सर हम ये इसको उसी पॉइंट के साथ ही लिख दें तो बेहतर होगा, या इसको अलग से लिखें? क्रिटिसिज्म अलग लिखिए, इसे अलग लिखिए, क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, ठीक है। ये नोबल लाए है, ये नोबल लाए है, सॉरी क्रिटिसिज्म कह रहा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये नोबल लाए है जो कि आगे जाकर झूठ साबित हुआ, ठीक है। ये एक नोबल लाए के नाम से तारीख में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी आपके पास सेंसरशिप ऑफ आर्ट्स एंड कंट्रोल। आर्ट्स एंड आपको पता है म्यूजिक क्या करते हैं, कि पैट्रियोटिज्म को प्रमोट करते हैं, और इंडिविजुअल्स को, स्पेशली यूथ को प्रमोट करते हैं कि वो स्टैब्लिश सिस्टम के अगेंस्ट जाएं। तो इस वजह से प्लेटो ने कहा कि आपके आइडियल स्टेट में ये भी सारे के सारे बैन होंगे। अब क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करते हैं जी। क्रिटिसिज्म में आप देखें तो प्लेटो ने कहा जी, किंग को कभी भी सवाल नहीं किया जा सकता। तो हसीब, ये अथॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है, कि प्लेटो ने अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया। अब देखिए ना, किंग जो 50 साल की उम्र में बन गया है, जब तक वो 100 साल और भले जिंदा रहे वो किंग ही है, उसे कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, जो उसके अगेंस्ट जाएगा वो मारा जाएगा। और पॉपर यही यहां पर कार्ल पॉपर बात करते हैं, कहते हैं जी ये सारा का सारा सिस्टम प्लेटो का ऑब्सोलीट सिस्टम है। और इसके एग्जांपल अगर आप देखें तो नाजी जर्मनी की हमें देखने को मिलती है। फिर जी सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास और मेरे पास इतना राइट है कि अगर हम गरीब घर में, फॉर एग्जांपल पैदा कोई बच्चा अगर हुआ है, तो क्या वो गरीब घर में मरेगा? क्या उसके पास इतना राइट नहीं है कि वो जो है मोबिलाइजेशन नहीं कर सकता, अपवर्ड मोबिलिटी, मुझे इसे कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। क्या वो अपवर्ड मोबिलिटी नहीं कर सकता, फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास नहीं जा सकता? क्या वो रूलर नहीं बन सकता? कर मुझे बताइए। सकता है सर। बन सकता? मुझे मेरे 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 पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये आपका इंडिविजुअल राइट है, ये एक इंसान का इंडिविजुअल राइट है, लेकिन प्लेटो का ये कहना कि जो वर्कर है जी सारी जिंदगी वो वर्कर ही अब मरेगा, और जो आपके पास रूलर है वो सारी जिंदगी रूलर ही रहेगा, और जो आपके पास सोल्जर है वो सारी जिंदगी रूलर सोल्जर ही रहेगा, नूर, तो ये तो गलत है ना, ये तो इंडिविजुअलिटी को सप्रेस किया जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? फिर इनइक्वालिटी एंड क्लास डिवीजन, एक सोसाइटी को अगर आप क्लास में डिवाइड करेंगे तो फिर उसमें लड़ाइयां ही तो होंगी, इनइक्वालिटीज होंगी, और आपके पास लड़ाइयां होंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास सबसे लोअर क्लास है वो आपके पास है जी मैसेज, यानी वर्कर्स। वर्कर्स में लस्ट है किस चीज की? रिसोर्सेज की। और आपके पास जब एक किंग है, तो किंग भी क्या करेगा कि करप्शन करेगा। क्यों करेगा? रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने की। अब किंग साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि रिसोर्सेज इसके हाथ में जाएं, और मैसेज भी कोशिश कर रहे हैं रिसोर्सेज इनके हाथ में जाएं। इनमें कंफ्लिक्ट हो सकता है या नहीं, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या हो सकता ये है हो कंफ्लिक्ट? सकता है। हाँ जी। और मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है। ये मैं पहले बेटा ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन बाद में, अभी लेकिन पहले
लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, ठीक है। सो क्लास डिवीजन वगैरह यहाँ पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आर्ट्स को रिप्रेस कर दिया था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए आर्ट्स की वजह से आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बाहर आती है। आर्ट्स की वजह से आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक हो गया, ये इंसान को कोग्निटिवली एम्पावर करते हैं। तो ये भी इन्हें रिप्रेस कर दिया गया था, ठीक है। ये आप बता सकते हैं द मिथ ऑफ नोबल है, ये भी झूठ था जी। तो ये भी आप बता सकते हैं। फिर आइडियलिज्म वर्सेस, अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं, कम्युनिज्म की बात की गई है जी, कोई किसी की बीवी नहीं है, कोई किसी का हस्बैंड नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, क्या ये आज के टाइम पर प्रैक्टिकल है? मुझे बताएं जरा इसके बारे में, जल्दी जल्दी जरा मुझे यस में जवाब दीजिए। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब बिकॉज ये बिल्कुल भी तान्या पुत्र ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये आइडियलिस्ट हुआ ना, सिर्फ ख्याली पुलाव हुए। प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर टोटली एब्सेंट थी, ठीक है। उसके बाद जी इनकम्पैटिबिलिटी विद डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी कहती है कि आपके पास लोअर से लोअर मैसेज का रूल होगा, ठीक है, यानी रूलर्स आपके मैसेज के मुताबिक चूज किए जाएंगे। लेकिन यहां पर देखें, क्या रूलर्स जितने भी हैं, मुझे आप सबने बताना है, क्या वोटिंग की बेस पर, क्या मेजोरिटी की बेस पर रूलर्स चूज किए गए या एजुकेशन की बेस पर रूलर चूज किए गए? बताएं जरा मुझे ये भी, जल्दी जल्दी जरा बता दीजिए मुझे। एजुकेशन की बेस पे। तो क्या आज के टाइम पर जो डेमोक्रेसी है, क्या इस डेमोक्रेसी में प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट अप्लाई की जा सकती है, यस और नो? बताइएगा मुझे ये भी। सर की जा सकती है लेकिन हो नहीं रही। जा सकती है बेटा, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती सर, क्योंकि उसके आइडियल स्टेट का नंबर भी 50-40 था सर। प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। डिवीजन की वजह से रिजिडिटी आएगी। अब प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ये आइडियल स्टेट पुत्र अप्लाई करना है, तो आपको कम्युनिज्म ऑफ वाइस वगैरह भी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसका एजुकेशन का सिस्टम भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी अप्लाई नहीं आज के टाइम पर हो सकती, ये हुई नहीं है इवन हिस्ट्री में आज तक, ठीक है। तो बेटा ये बिल्कुल भी आज के टाइम पे डेमोक्रेसी, जहां पर कहा जाता है कि लीडरशिप ऑफ मैसेज होगी, और अगर तो लीडर लोगों के मुताबिक होगा तो वो आगे आएगा, और अगर लोगों को नहीं लीडर पसंद आएगा, लोग उसे रिमूव कर देंगे। लोगों के पास ताकत है, लेकिन यहां पर तो लीडर के पास ताकत ही, लोगों के पास ताकत ही नहीं है। यहाँ पर तो सारी की सारी ताकत ही आपके फिलोसफर किंग के पास है। तो ये बेटा टोटली गलत हो जाएगी, ठीक है। ये भी चीज यहां पर देख लीजिएगा। हाँ, ये एमसीक्यूज के बारे में है, ये एमसीक्यूज के बारे में है, ये इट इज नॉट नीड, नो नीड ऑफ राइट दिस राइट नाउ, ठीक है हसीब। यहां तक समझ आ रही है आप सबको? मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। ये जी रेलिवेंसी आप देख लीजिएगा कि क्या कितने को आपकी प्लेटो की आइडियल स्टेट आज के टाइम पर रेलिवेंट है, ये थोड़ा सा आपने खुद इसे स्टडी करना है। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है? मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सर आफ्टर मेरा दिस। एक क्वेश्चन है। जी। सर मैंने पूछना ये था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कहा था कि जो हम रूलर अपॉइंट करेंगे या जो भी इनकी पार्टीशन होगी वो एज की बेस पे होगी, जैसे 7 से 20 एज तक एक एग्जाम होगा, देन वो बंदा फॉरवर्ड करेगा। वो इंडिविजुअल बेस पे था कि लाइक एक सिंगल पर्सन की बेस पे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो है वो क्लास में जो है वो सेम रहे? क्योंकि एक तो प्लेटो खुद ही कह रहे हैं कि पहले वो हर बंदा जो है वो एक एग्जाम क्लियर करेगा, देन वो मूव करेगा फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्लास का इससे क्या लेना देना है? एजुकेशन का और क्लास का क्या लेना देना है, ये बताएं मुझे। तो सर क्लास उसी की बेस पे है ना कि वो सोल्जर होगा, रूलर होगा या फिर वर्कर होगा। क्लास डिवीजन तो रहेगी ना, क्लास डिवीजन खत्म हो गई इससे, बताएं। क्लास डिवीजन रहेगी, नहीं यस और सर, नो? लेकिन आपने बोला था ना कि वो लाइक लाइक नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। नहीं नहीं, आई डेंट टोल्ड दिस। अगर मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है नस्ल दर नस्ल नहीं, मैंने कहा है कि सिंपल फिर एजुकेशन का सिस्टम होगा, और एजुकेशन का सिस्टम ऑन दर चलता जाएगा। नस्ल दर नस्ल तो प्लेटो के सिस्टम में चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नस्ल का ही नहीं पता, ठीक है। तो नस्ल दर नस्ल नहीं, आपको ओके कुछ भी, सर। ठीक है। और कोई जी आप में से किसी का सवाल अगर है, तो दैट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन जी एवरीबॉडी। दैट वाज आल्सो एन ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। सर सो नोट भी भेज दें आज के, आपके जी ताकि आप हो कुछ जाएंगे। चीजें मिसिंग है वो कवर कर लूँ। हाँ, नोट्स आपके जी आपको सेंड हो जाएंगे। मेरे नोट्स में मिसिंग है, मुझे ये नहीं बताइए। नहीं सर, मेरे नोट्स में मिसिंग है। मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था ना, थोड़ा पेज तेज था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप ग्रुप में भेज दें पीडीएफ। तो आपके साथ शेयर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और आप में से जिस किसी ने भी ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस, मुझे एक मैसेज या मुझे अपना इंडिकेशन ड्रॉप कर दीजिएगा। क्योंकि अगर कोई नहीं करेगा, इस ग्रुप में वही रहेगा जो क्लास से लेगा, जो नहीं लेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा, वो कोई भी हो। तो आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए कोई इंश्योर इसमें किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। क्लासेस जो हैं फिलहाल, सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच साइमा। गॉड ब्लेस यू, आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे।
और आप सबसे जी अगले सेशंस में कल ही जी मुलाकात होती है, क्लासों में आप सारे ही होते हैं, सो कल ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।